नमस्कार, स्किन द कैट पॉडकास्ट के ऊपर आप सबका स्वागत। आज हमारे साथ मोहित तो एक फीचर है ही। आज हमारे साथ सचिन भी हैं, जो कि आज हमारे से बात करेंगे कि एक वर्कआउट प्लान को कैसे बनाना चाहिए, ठीक है। उससे इंजरी प्रिवेंशन से कैसे दूर रहना चाहिए, क्या क्या एक्सरसाइजेज आपको करनी चाहिए, मोबिलिटी के बारे में बात करेंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि ये पॉडकास्ट आपको हमारा जो मेन स्पॉन्सर इस पॉडकास्ट का है वो है इकोवाइज वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि एक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है जो इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और रेजिडेंशियल वेस्ट कलेक्ट करती है। 20 से ऊपर शहरों में इसके ऑपरेशंस हैं। www.ecowise.net.in के ऊपर जाके आप इस कंपनी के बारे में और जान सकते हैं। सचिन, हेलो। वेलकम। सुनने वालों को थोड़ा अपने बारे में थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बताइए, आप क्या हैं, क्या करते हैं। ओके, तो बेसिक हेलो, मेरा नाम सचिन है। तो मैं इस इंडस्ट्री में 2015-16 से हूँ। मुझे ट्रेनिंग एक्सपीरियंस 2014-15 से है। बाकी मैंने अपने जो कोर्स है, अपने ए सर्टिफाइड अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज, प्लस मैंने उसके बाद मैंने फर्दर अपने बायोमैकेनिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री इस चीज़ में थोड़ा स्टडी किया। और अब मैं एक कोच हूँ और बेसिकली लोगों को ट्रेन करता हूँ। ठीक है सचिन, ये बताइए, और क्योंकि आजकल मैंने और हमने इस विषय में काफ़ी बात कर रखी है मोहित। आजकल अधिकतर जो लोग हैं जब वो जिम जाते हैं तो कोच के पास जाते हैं तो क्या देखते हैं कि भैया इसकी बॉडी कैसी है, इसके डोले हैं, ठीक है, यस। और उसके बेसिस के ऊपर वो उस आदमी से या औरत से कोचिंग लेते हैं। राइट। लेकिन अगर आप ये देखेंगे यूनिवर्सली, चाहे आप कोई स्पोर्ट्स ले लीजिए, जैसे रेसलिंग हो गई, बॉक्सिंग हो गई, ठीक है, जिम्नास्टिक्स हो गई, अधिकतर जो कोच हैं उनकी बॉडी एथलीट्स की तरह नहीं होती। राइट। आप नोटिस करेंगे। यस। लेकिन वो कोच एक वजह से है, क्योंकि उनके पास नॉलेज है कि एक इंसान की बॉडी कैसे वर्क करती है, यस। ठीक है। राइट। आपको उसको किस प्रकार से गाइड करना है ताकि आपके जो क्लाइंट्स हैं उनको प्रॉपर रिजल्ट्स मिले, और उनके हर क्लाइंट का अलग अलग गोल होता होगा, ठीक है। Yes. किसी को वेट लॉस करना है, किसी को वेट गेन करना है, किसी को फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है, किसी को स्ट्रेंथ बढ़ानी है, किसी को हाइपरट्रोफी पे जाना है, किसी को एंड्योरेंस बढ़ानी है, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक। तो आप हमें जरा इस विषय में थोड़ा बताइए कि जब आप किसी क्लाइंट को लेते हैं यस। अपनी छत्र छाया में तो आप कैसे अप्रोच करते हैं उन्हें और उनके लिए एक प्लान कैसे बनाते हैं। ओके। बेसिकली क्या होता है कि जब जिम में क्लाइंट आता है ना, तो एक ह्यूमन बॉडी का ना स्ट्रक्चर हर किसी का डिफरेंट होता है। राइट। हर हर किसी का रेंज ऑफ मोशन डिफरेंट है, जी। जॉइंट्स डिफरेंट है, जी। जॉइंट सेम है बेसिकली, बट क्या है कि मूवमेंट्स सेम है, बट क्या होता है कि हर किसी का जॉइंट ना एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ मोशन अलाउ नहीं करता। ठीक है। राइट। लेट्स से हम बात करते हैं शोल्डर फ्लेक्शन इज 180 डिग्री, राइट। बट जरूरी नहीं है कि 180 डिग्री हर किसी पर्सन का हो। जी। अब 180 डिग्री तो हमें रेंज ऑफ मोशन पड़ता है शोल्डर फ्लेक्शन का। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम हर किसी को 180 डिग्री पे ही एक्सरसाइज ट्रेन कर रहे हैं या 180 डिग्री पे ही उसको ट्रेन करवा रहे हैं। अगर उसका रेंज ऑफ मोशन 150 है, 140 है, तो हम उस पर ट्रेन करवाएंगे उसको। राइट। देन एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा क्या होता है कि हर किसी की स्ट्रेंथ, हर किसी का बैकग्राउंड, पेन टॉलरेंस, रिकवरी, स्लीप, न्यूट्रिशन, ये डिफरेंट होता है। राइट। तो हमको क्लाइंट से डाटा लेना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट एक कोच के लिए क्या होता है कि जब फर्स्ट डे क्लाइंट आता है ना, उसे डाटा जितने ज़्यादा ले सकते हैं डाटा, वो डाटा सिर्फ उसके नहीं है कि उसने एक्सरसाइज कितनी की है। वो डाटा है कि पास्ट में उसको कोई इंजरी हुई थी, पास्ट में कोई उसको डिजीज हुई थी, या न्यूट्रिशन कैसा है उसका अभी, कोई करंट डिजीज सफर कर रहा है, या कोई फैमिली बैकग्राउंड है। बेसिकली एक हेल्थ का डाटा, एक डाटा मिल जाता है। जब डाटा मिलता है तो उसके बेस पे एक कोच उसके लिए प्रोग्राम डिजाइन करता है। ठीक है। राइट।
देन उसके बाद फिर और भी पैरामीटर आते हैं। लेट्स से कि आप एक क्लाइंट है, तो फैट लॉस वाले क्लाइंट, लेट्स से ओबीज क्लाइंट है, हम्म। तो सबसे पहले डाटा लेने के बाद हमारा एक और फर्ज बनता है क्लाइंट से कि हम उनका ब्लड वर्क करवाएं। और ब्लड वर्क करवाने का मतलब जस्ट ब्लड वर्क करवाने का मतलब ये नहीं कि हम डॉक्टर है, जी बट एटलीस्ट एक हमें आइडिया आ जाता है कि यस Right. कि ये इनके मैं यस एक कंडीशन पता चल देता है दैट Yes. क्या है बंदे हम्म, कि अभी इसके बॉडी में क्या, इसके लिपिड प्रोफाइल कैसे हैं, हम्म। इसके एलएफटी कैसे हैं, केएफटी कैसे हैं, हम्म, इसका थायराइड पैनल कैसा है, इसके हार्मोन पैनल कैसे हैं, ठीक राइट। है। तो एक डाटा मिल जाता है। एट द एंड कोई बड़ा इशू है तो हम उसे डॉक्टर पे ही सजेस्ट करेंगे कि आप डॉक्टर पे जाओ, देन उससे क्लियरेंस लो कि यस कि वर्कआउट मैं के लिए आप वर्कआउट कर ready हो, सकता right. हूँ, राइट। देन एक हमें डाटा मिल गया, देन उसके बेस पे हम उसके लिए प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। ठीक है, जब Okay. एक्सरसाइज रिलेटेड हो, न्यूट्रिशन हो, न्यूट्रिशन में उसको क्या देना है, उसकी नीड क्या है, ठीक तो है, ऐसे हम डिजाइन करते हैं। ठीक है। तो आप मेरे को एक चीज बताइए कि देखिए हम इस विषय के ऊपर भी काफी बार बात कर चुके हैं, लेकिन अधिकतर जो प्रॉब्लम आज की डेट में है, बहुत सारे लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, यस ठीक है। अब वो समझते ये नहीं है कि अगर वो अपना वजन कम कर रहे हैं, कम करना चाहते हैं, तो सिर्फ कार्डियो यस एक तरीका नहीं है, हम्म। उससे बेहतर तरीका है वेट लिफ्टिंग। यस ऑफ कोर्स। क्योंकि जो जहाँ तक मैंने देखा है कि भैया कार्डियो से, हाँ ठीक है, आपकी कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस बढ़ सकती है, आप वजन लूज कर सकते हैं, लेकिन वजन के साथ आप मसल भी लूज करेंगे। हाँ। Yes. तो फिर क्या होएगा कि अगर आप मसल लूज कर रहे हैं तो Sorry. आपकी बॉडी की कैपेसिटी दिन में जो एनर्जी बर्न करने की है और कैलोरीज बर्न करने की है वो भी कम हो जाएगी, हम्म। लेकिन आपकी भूख इतनी रहेगी, आप खाएंगे भी इतना ही। यस तो आप एक सैंपल प्रोग्राम जरा हमें बताइए कि आप कैसे एक क्लाइंट को लेट्स से 5 days a week, यस ठीक है, आप उनके लिए कैसे एक प्रोग्राम डिवाइस करेंगे जो वो 5 दिन, ठीक है, उसमें Follow ब्रेक्स कैसे होंगे, या वो आप क्या उसको लगातार रखते हैं, हम्म। या आप उसमें बीच में ब्रेक्स देते हैं, आप उसमें मोबिलिटी कैसे इंकॉर्पोरेट करते हैं या नहीं करते, स्ट्रेंथ करते हैं नहीं करते। तो थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को बताइए कि अगर कोई इंटरेस्टेड है अभी और Weight loss. वेट लॉस के लिए, तो वेट लॉस और टोनिंग के लिए, फिट होने के लिए, थोड़ा फिट Right. होने के लिए, हेल्दी होने के लिए, तो उनके लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम, सैंपल प्रोग्राम क्या होगा आपके हिसाब से? ओके। तो एक सैम्पल प्रोग्राम बेसिकली क्या है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो प्राइमरी है ही है। जी। कार्डियो इज लाइक कि आप चेरी ऑन टॉप, ओके, राइट। ठीक है। बट मेन जो गोल लोग ये सोचते हैं कि जिम में आने से उनका वेट लॉस होगा या फैट लॉस होगा, ये सबसे मतलब उनकी एक, ये कह सकते हैं कि उनको थोड़ा, उनको या तो इन्वायरमेंट या उनको लोगों ने ऐसा बता रखा है कि जिम जाने से ही वेट लॉस होगा, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा जिम में आप जरूरी नहीं कितने, है। यस मतलब जिम में आप कितने घंटे दोगे, लाइक 1 घंटा 2 घंटा, बाकी रेस्ट के 23 घंटे अगर आप सेडेंट्री हो हाँ, बिल्कुल। सही कह तो कैसे वो प्रोसेस कैसे फास्ट होगी, राइट। वो हम्म। कैसे फैट लॉस होगा थोड़ा आपका, बहुत इम्पैक्ट आ सकता है स्टार्टिंग में, बट एक टाइम के बाद फिर वो Yes. नहीं आएगा। क्योंकि क्या होता है कि इम्पैक्ट कैसे आता है कि लेट्स से एक बंदा बहुत टाइम से सेडेंट्री है, हम्म, उसका वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया है, सडनली एक दिन उसने प्लान Sorry. बनाया कि मुझे जिम ज्वाइन करना है, अपना वेट लॉस करना है। अब वो सेडेंट्री था, अब वो 1 घंटा एक्टिविटी कर रहा है, तो हम्म, बॉडी को शॉक मिलेगा, राइट, कि ये तो बहुत टाइम से सेडेंट्री था, तो थोड़ा बहुत रिजल्ट बॉडी देती है। बट एक टाइम बाद बॉडी यूज्ड हो जाती है कि ओके अब ये घंटा कर रहा है पर 23 घंटे बैठ रहा है, राइट। तो वो बहुत बाकी इंपॉर्टेंट, टाइम उसको वही रेस्ट मिल रहा है जो पहले था, कुछ बाकी चेंजेस नहीं है। यस बाकी Right. टाइम वो पोटैटो काउच वही कि सेडेंट्री, बस सोना खाना, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट फैट लॉस में या मसल गेन में कोई जो भी होता है वो हो रहा है डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है। बिल्कुल। अब अगर कोई क्लाइंट को फैट लॉस करना है, उसकी बॉडी में डिमांड है नहीं न्यूट्रिशन की, और वो सप्लाई दिए जा रहा है, तो कैसे फैट लॉस होगा? हाँ, सही ऑर्गन्स कह के ऊपर वो स्ट्रेस आएगा। और डिमांड भी किस तरीके की दे रहा है। Yes. अगर वो Right. क्योंकि मेरे ख्याल से हम इसके बारे में भी काफी बार बात कर चुके हैं, जो डिमांड क्या होता है ना कि जो मैंने भी नोटिस करा है, क्योंकि पहले मेरा भी वजन 80-90 kg होता था, ठीक है, तो मैंने भी नोटिस करा जब मैंने वर्कआउट करना शुरू करा, यार मेरे को भूख और लगने लगी, ठीक है, ऑब्वियसली बॉडी की डिमांड बढ़ रही है, तो मैं और आलू खाने लगा, मैं और पराठे खाने लगा, ठीक है, तो मेरे को लगा यार बेंचो हो क्या रहा है, हाँ मैं जिम जा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ पूरी। मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन यार वजन ही नहीं घट रहा। फिर मैंने जब थोड़ा इसके ऊपर ज्ञान लेना शुरू करा, तो मैंने देखा कि भैया डाइट बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। Yes. मैं 1 kg चिकन खा सकता हूँ, ठीक है, उसका इम्पैक्ट मेरी बॉडी के ऊपर बहुत कम है, क्योंकि मेरे को न्यूट्रिशन मिल रहे हैं और हाई प्रोटीन डाइट है, Right. फैट कंटेंट बहुत कम है, ठीक है। तो ये भी मेरे ख्याल से बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि आप अपनी बॉडी के अंदर डाल क्या रहे हैं, Right. किस प्रकार का खाना अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं।
तो आप ये बताइए, फॉर एग्जांपल मंडे को आप अगर हम एक स्केड्यूल लेते हैं मंडे से लेके सैटरडे तक, ठीक Okay. है, आप उसमें कितने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रखेंगे, स्ट्रेंथ की सेशंस रखेंगे, कितनी हाइपरट्रोफी की रखेंगे, और कितनी उसके अंदर फुल बॉडी जिसके अंदर आप कार्डियो भी इन्वॉल्व करेंगे सेशंस रखेंगे? Endurance. हाँ, ओके, ऑलराइट। तो सबसे पहली चीज़ क्या होता है ना कि स्ट्रेंथ और हाइपरट्रॉफी, मसल को नहीं पता कि हाँ आप कि स्ट्रेंथ उसको कर रहे हो कि हाइपरट्रॉफी कर रहे हो, मसल स्ट्रेंथ कर रहे हो या हाइपरट्रॉफी कर रहे हो, राइट? आप उसको लोड दोगे, वो वो वैसे act रिस्पॉन्ड करेगी। करेगी, बिल्कुल। राइट? सिंपल सी टर्म है। लोगों को लगता है कि स्ट्रेंथ एंड हाइपरट्रॉफी डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है, जबकि ऐसा नहीं है। नहीं है। आप एक मूवमेंट को कांस्टेंट ट्रेन करोगे, बार बार ट्रेन करोगे, आप एक मूवमेंट पे बेटर होगे, राइट? बिल्कुल। अगर मुझको अपनी एसबीटी बेटर करनी, स्क्वाट, डेडलिफ्ट और बेंच प्रेस मुझे अपनी बेटर करनी, तो मैं कांस्टेंट ट्रेन कर रहा हूँ, मैं कांस्टेंट ट्रेन कर रहा हूँ, ओवर द टाइम मैं उस मूवमेंट में बेटर हो जाऊंगा, ठीक है। राइट? जब हम मंडे से सैटरडे तक एक प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं या फ्राइडे तक डिज़ाइन करते हैं कि एक जनरल प्रोग्राम होना चाहिए, वो डिपेंड करता है कि जो मैं प्रेफर करता हूँ कि जो क्लाइंट है वो फुल बॉडी प्रोग्राम डिज़ाइन करे अपना, या मैं जो कोच एज अ कोच फुल बॉडी प्रोग्राम डिज़ाइन करूँ, या अपर लोअर में स्प्लिट करूँ। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे इंडिया में जो लोगों ने सुना है कि एक मसल को रिकवर होने में इतने आवर्स लगते हैं, वो एक्चुअली ट्रू, वो ठीक है, बट उसमें डिपेंड करता है कि आप उसमें सेट्स कितने कर रहे हो, वॉल्यूम Right. कितनी है, कितनी? इंटेंसिटी क्या रहेगी इंटेंसिटी आपके? क्या है, राइट? लेट से अगर मैं 2 से 3 सेट चेस्ट की डेली कर रहा हूँ, तो उसको 24 से 48 घंटे नहीं लगेंगे रिकवर होने में, सही राइट? बात है, सोने से नहीं होगी आपके इतने भी। यस। बिकॉज़ मसल यूज्ड हो जाता है, मसल हाँ। मेमोरी Yes. यूज्ड, ठीक अब है। इसको- यूज्ड टू भी, अब वो इंटेंसिटी उतनी नहीं रखी ना हमने कि सपोज अगर आपको जैसे हम करते हैं, आपने बेंच प्रेस करा और आप 5-5 रैप कर रहे हो, वहीं पे आपने 5 सेट 6 सेट करे और यहाँ पे बंदा 2-3 सेट ही कर रहा है, तो कितनी फटीग हो जाएगी? तो उसके रेस्टिंग टाइम कम हो जाता ना। यस। अब अगर हम इसमें अगर यही चीज़ होती कि बॉडी को रिकवरी चाहिए या बॉडी परफॉर्म नहीं कर रही इस चीज़ पे, अगर एक मजदूर को ले, हाँ। जो एक लेट से कि आपने देखा होगा कि जब एक गाड़ी आती है उसमें से वो सामान निकालता है, बोरे निकालता है 50-50 किलो के, 70-80 किलो के, वो जो गेहूं, जो भी चीज़ वो होता है, तो पूरे दिन करता हुआ और पूरे दिन करता है, वो डेली करता है। हाँ। अब यहाँ जाए तो हम यहाँ पे उसकी मसल रिकवरी नहीं हो रही होगी क्या? उसको ठीक है, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, आई नो उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, ट्रॉफी हो रही है इसके टाइम तक, बट आप ये देखो कि आप लोड तो वो ले रहा है, डेली ले रहा है, सेम मूवमेंट कर रहा है। अब उसमें अगर हम मूवमेंट एनालाइज करें कि अब वो कैसे उसको उठा रहा है, कितना फ्लेक्शन हो रहा है, कितना एक्सटेंशन हो रहा है, कितना नेक पे स्ट्रेस पड़ रहा है उसके, कहाँ कैसे वो लिफ्ट कर रहा है, कहाँ वो पुश कर रहा है, तो आप बेसिकली यही है कि ह्यूमन बॉडी को आप एक पीरियड तक आप उसको स्ट्रेस दो, अडेप्ट कर लेती, बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाते हैं। यूज टू भी हो जाती है। तो एक प्रोग्राम डिजाइनिंग के लिए सबसे बेस्ट कि अब इसमें अब एक नया क्लाइंट, उसके लिए अच्छी बात क्या है कि अगर लेट से मूवमेंट्स चेस्ट है, हम डेली ट्रेन कर रहे हैं, अब वो 1 महीने में 1-2 महीने में वो समझ जाएगा पैटर्न, यस कि हाँ। प्रेसिंग ऐसे होती है, स्ट्रेच ऐसे हो रहा है, राइट, फ्लेक्शन ऐसे हो रहा है, एक्सटेंशन ऐसे हो रहा है, क्योंकि हम डेली मूवमेंट करवा रहे हैं। Movement ठीक है, करवा एक दिन हम प्रेस करवा रहे हैं, एक दिन हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, एक दिन फ्लेक्शन, एक दिन एक्सटेंशन है, अलग अलग मूवमेंट पे डिपेंड करता है, राइट? तो एक प्रोग्राम ऐसे डिजाइन होना चाहिए जिसमें वो मूवमेंट्स भी सीख सके और उसको रिजल्ट उसमें आएंगे ही आएंगे। और क्या आप एक बॉडी पार्ट को, जैसे फॉर एग्जांपल चेस्ट लेते, यस, हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार ट्रेन करना सही रहता है? अगर हम स्टडीज़ पे जाएं तो स्टडीज़ में देखा कि जितना आप मसल को फ्रिक्वेंट ट्रेन करेंगे उतना वो ज़्यादा रिजल्ट देती है कंपेयर टू अगर हम उसको एक बार ट्रेन करें। एक बार ट्रेन करें। अब जो एक बार में आ रहे हैं ना, ये सर ये भी ना पर्सन टू पर्सन बहुत डिपेंड करता है, जेनेटिक्स पे बहुत डिपेंड करता है, बट मोस्टली अगर देखा जाए तो अगर हम एक स्वीट स्पॉट लेके चले तो हम उसको ट्वाइस और थ्राइस भी ट्रेन कर सकते हैं, इवन डेली भी ट्रेन कर सकते हैं। डेली भी train जैसे आप रूटीन कह रहे हो, उसमें तो ये भी है कि आप रेगुलर ट्रेन करने के लिए अगर होल बॉडी कर रहा है तो बंदा रेगुलर कर रहा है 5 दिन, चेस्ट भी कर रहा है, बट वो ये कि वो इंटेंसिटी या फटीग उतनी नहीं दे रहा और ज्यादा से ज्यादा मसल्स को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है अपने वर्कआउट में, ऐसा नहीं आइसोलेट करता जा रहा है कि ट्राइसेप्स और बाइसेप्स ही कर यस ले। यस। हाँ, मेरे ख्याल से इसके अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि आपका पर्सनल गोल क्या है। राइट। फॉर एग्जांपल शुरुआत में हम लोग हफ्ते में 2 बार एक बॉडी पार्ट को ट्रेन कर रहे थे, लेग्स को 2 बार कर रहे थे, उसके शोल्डर्स साथ को, असिस्टेड मूवर कर रहे थे, चेस्ट का ट्राइसेप्स कर लिया। हाँ, लेकिन हर बॉडी पार्ट को 2 बार Double हिट कर कर रहे रहे थे, थे हाँ। इनिशियली। अब क्या हुआ कि फिर वो हमने चेंज करा प्रोग्राम, अब हम हफ्ते में 1 बार एक बॉडी पार्ट को हिट कर रहे हैं, लेकिन कई बार ये भी हो रहा है कि जैसे हम जिस दिन हम कैलिस्थेनिक्स कर रहे हैं उस दिन हमारी पूरी बॉडी ट्रेन हो रही होल है, बॉडी और होल बॉडी ट्रेन हो रही है, लेकिन हमारा वॉल्यूम इतना है
जिस दिन हम चेस्ट कर रहे हैं उस दिन का ही वॉल्यूम इतना है, लेग्स जिस दिन कर रहे हैं मेरे ख्याल से 250-300 स्क्वाट्स तो ऐसे ही हो जाते हैं, आराम फ्री से, वेट, आराम से। बॉडी वेट और फिर वेटेड। तो जहां तक मेरे को लगा है, जो मेरे को फर्क लगा है इसके अंदर पर्सनली, कि जब मैं इनिशियली 2 हफ्ते में 2 बार एक बॉडी पार्ट से हफ्ते में 1 बार एक बॉडी पार्ट में गया, तो ड्रास्टिक इंक्रीज स्ट्रेंथ में आया। मेरी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी नेक्स्ट वीक एक्स्ट्रा एडिशनल लोड उठाने में उस मूवमेंट में बढ़ गई, बेटर थी। क्योंकि अब जब हम 2 बॉडी पार्ट्स हफ्ते में 1 बार 2 बार उन्हीं बॉडी पार्ट्स को कर रहे हैं, तो क्या होता है कि आपकी क्योंकि आपके पास टाइम भी इतना ही है, तो आप लिमिटेड हो जाते हो आप कितनी एक्सरसाइजेस कर सकते हो, क्योंकि आप पहले अगर मैं 10 कर सकता हूं, अगर मैं 2 बॉडी पार्ट हफ्ते में 2, तो मैं फिर 5-5 करूंगा उसकी एक्सरसाइजेस। लेकिन अगर मैं एक सिंगल बॉडी पार्ट के ऊपर फोकस्ड हूं, तो जैसे हम 12-12 एक्सरसाइज कर रहे हैं लेग्स के लिए, चेस्ट के लिए, ठीक है। तो जहां तक मेरे को दिखा है कि मेरे हाइपोट्रोफी में ज्यादा फर्क नहीं आया, लेकिन मेरी स्ट्रेंथ में ड्रास्टिक इंक्रीज आया। फॉर्म बेटर हुई है, फॉर्म बेटर, और मेरा वेट नहीं बढ़ा। हाँ, मैंने वेट नहीं बढ़ाया, उसी वेट में स्ट्रेंथ बढ़ी मेरी है। स्ट्रेंथ बढ़ी है। तो जैसे आपने कहा कि ये जेनेटिक्स के ऊपर भी है और डाइट के ऊपर भी है और किस प्रकार की आप Recovery. ट्रेनिंग, हाँ, रिकवरी के ऊपर भी है। रिकवरी को लेके पहले मैं रिकवरी में मानता ही नहीं था। मैं कहता था कि बॉडी को साला तोड़ो, ठीक है। हाँ, दिन में 2.5 घंटे वर्कआउट करो, काम पे जाओ, और ये 7 दिन करो। पहले में 7 दिन, हमारा 7 दिन का वर्कआउट रहता था, मतलब संडे भी नहीं छोड़ते थे हम। हाँ, संडे को लोधी गार्डन पहुंच गए, वहां पे वर्कआउट कर लिया। जब से ये रिकवरी डाइट, हाँ, लेकिन जब से मैंने स्लीप 8 घंटे रोजाना मैंने सोना शुरू करा है, और डिनर के बाद आधे घंटे की वॉक शुरू करी, वो जो ये 2 चीजें, स्पेशली जो वॉक है आधे घंटे की डिनर के बाद, इतना ड्रास्टिक चेंज आया है रिकवरी में। आप लेग्स ठोक लो 2 घंटे और शाम को चल लो, स्ट्रेचिंग कर लो थोड़ी, Active और उसके बाद recovery. चल लो, एक्टिव रिकवरी कर लो रात को खाने के बाद। आपको सोरनेस का मतलब ही नहीं नेक्स्ट डे। डाइजेशन भी बेटर हो जाती है, डाइजेशन बेटर हो जाती है, स्लीप बेटर हो जाती है, ठीक है। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि भैया 8 घंटे सोना, स्लीप को पहले मैं मायना देता ही नहीं था, लेकिन स्लीप इतनी बड़ी चीज है आज की डेट के अंदर कि अब क्या हो रहा है कि ये नए नए जो सप्लीमेंट्स मार्केट में आ गए हैं ना, प्री वर्कआउट और ये और वो, तो लोगों को लगता है यार मैं 4 घंटे सो के प्री वर्कआउट ठोक लूंगा, प्री वर्कआउट ठोकने के बाद मैं जिम जाऊंगा। ये भी एक किस्म की एडिक्शन और नशा है। Yes. बिल्कुल है। ये नशा है एक किस्म का, क्योंकि मेरा एक क्या है कि friend है। भैया आप कर क्या रहे हो, अपनी बॉडी को आर्टिफिशियली, एक तरीके से आर्टिफिशियली पंप कर रहे हो कि भैया तू, वो आपकी बॉडी थकी हुई है, मना कर रही हो, मना और कर आप रही है, उसको- लेकिन आपने उसके अंदर प्री वर्कआउट डाल के आप वहां जिम पहुंच के आप कर तो रहे हो। आप एक दिन ये कोशिश करो कि प्री वर्कआउट छोड़ दो, नहीं होगा। हाँ, और 4 दिन वर्कआउट करने की कोशिश करो विदाउट प्री वर्कआउट। पहले तो आपका शरीर ना यूं यूं होएगा, राइट, Yes. हाँ, आपको जिटर्स लगेंगे, आपको लगेंगे साला ये मैंने ये तो कौन सी लत है। हाँ, ये कौन सी लत लग गई है मुझे, ठीक है। आपका फोकस भी नहीं रहेगा जिम, आपकी एनर्जी नहीं रहेगी, आपकी इंटेंसिटी नहीं रहेगी उतनी। Yes. और हमने इसके बारे में पिछली बार भी बात करी थी मोहित की, सबसे बढ़िया प्री वर्कआउट कैफीन, Yes. ठीक है, नमक और नींबू नींबू पानी, ठीक है, जिम में ले आओ। हाइड्रेशन ड्रिंक्स आती है बहुत सारी, ठीक है, वो ज्यादा बेटर हाँ, वो बेहतर है प्री वर्कआउट से। हाइड्रेशन ड्रिंक में आप एक सिंपल चीज जो हमारे देश में अवेलेबल है, जो लोगों का जब पेट खराब हो जाता है, इलेक्ट्रॉल देते हैं। आप इलेक्ट्रॉल जैसी चीज ले आइए, ठीक है, या आप इवन गेटरेड, ठीक है। लेकिन ये जो प्री वर्कआउट के मिक्सेस मार्केट में आज की डेट में बिक रहे हैं ना, गुरेला पावर, पता नहीं ये पावर वो पावर, इससे दूर रहिए बिल्कुल। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है इसको लेके। और आप कुछ कैफीन के बारे में बता रहे थे, उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप कैफीन
कंज्यूम कर रहे हैं, मैं Yes. काफ़ी कॉफ़ी पीता हूँ, मैं दिन में कम से कम 4 या 5 कप कॉफ़ी पीता हूँ। सुबह खाली पेट कभी कॉफ़ी मत पीजिए, क्योंकि बहुत एसिडिक है और आपके स्टमक लाइनिंग के ऊपर और स्टमक के स्ट्रेस ऊपर क्रिएट करती है, बहुत राइट स्ट्रेस डालेगी, इफेक्ट डालेगी। और आप एक दिन कोशिश कर लेना स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीना एम्प्टी स्टमक के ऊपर, आप देखेंगे आप बाथरूम इफेक्ट, भागेंगे। हाँ तो कैफीन एक बहुत ऐसी चीज़ है जो एसिडिक है, तो अगर आप कैफीन पी रहे हैं तो ये चीज़ का ध्यान दीजिए कि आपने उससे पहले आधा घंटा पहले या 45 मिनट पहले, 1 घंटा पहले कुछ खाया हो, ताकि आपका स्टमक थोड़ा लाइंड हो। हम्म, दूसरा, एक नेचुरल फ्रूट है एप्पल, ठीक है, जो बहुत लोग जानते नहीं है। हम्म, लेकिन अगर आप सुबह उठ के एक एप्पल खा लेना, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू हैविंग अ कप ऑफ कॉफी। वो आपको उठा देगा, एकदम एनर्जी तो देगा ही और उठा भी देगा। वो हमारे वातावरण, हमारे पेड़ों पे प्रकृति, उगता है नेचुरली। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि सेब एक ऐसी चीज है जिससे आप शुरू कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं और फिर वापस आएंगे एक वर्कआउट प्लान के ऊपर। बट प्री वर्कआउट की जो डाइट है, ठीक है, अब मैंने भी इसके ऊपर काफ़ी कुछ पढ़ा है। पहले क्या होता था कि मैं करीबन 45 मिनट पहले एक मील खा लेता था, और मील में क्या होता था कि बादाम हो गए, ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, क्योंकि हाई कैलोरीज होती है उसके अंदर। केला खा लिया, ग्रेनोला बार खा ली एक, ठीक है, आधा घंटा 45 मिनट, और उसके साथ एक कॉफ़ी पी ली। क्योंकि मेरे वर्कआउट्स नॉर्मली 2-2.5 घंटे के रहते हैं। लेकिन मेरे को क्या हो रहा था ना, थोड़ा स्लगिश हो रहा था उसके बाद में, जब जा रहा था जिम। तो फिर मैंने वो चेंज कर दिया। मैंने क्या करना शुरू करा कि सुबह मैं अपने वो रात को बादाम भिगो देते हैं मेरे, वो सुबह 5 बादाम खा लिए, 1 अखरोट खा लिया और 1 ग्रेनोला बार खा ली, ठीक है, 1 कप कॉफ़ी पी ली। वो हो गया आपका प्री वर्कआउट मील। साथ में मैं अपना एक केला ले आता हूँ। कहीं पे अगर वर्कआउट के बीच में हंगर स्ट्राइक करी या लग रहा है एनर्जी लो हो रही है, तो भैया केले से बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है। डाइजेस्ट जल्दी हो जाती है, कार्ब्स, शुगर, ग्लूकोज बॉडी के अंदर मिलता है, तो आप बर्न कर रहे हैं पहले ग्लूकोज इंस्टेड ऑफ मसल। Yes. तो थोड़ा सचिन इसके बारे में बताइए कि प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट मील कैसे प्लान करा जाए, इसके बारे में। और फिर मैं चाहता हूं कि आप, क्योंकि लोग सुन रहे हैं और हमने इस विषय के ऊपर बात करी है, एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बताइए लोगों को 5 दिन का प्रॉपरली, कि भैया मंडे को आप चेस्ट और ट्राइसेप्स करेंगे, All right. ट्यूसडे को आप ये एक्सरसाइज करेंगे, उसके अंदर इतने सेट्स होने चाहिए, इतनी रेप्स के साथ करिए, इतनी इंटेंसिटी कितनी इंटेंसिटी होनी रखेंगे, चाहिए, इतनी मिनट्स की ब्रेक्स होनी चाहिए बिटवीन रेप्स, राइट, बिटवीन सेट्स, ठीक है, इस दिन आप ब्रेक लीजिए और एक्टिव रिकवरी कैसे करिए। तो इन 2 चीज़ों के ऊपर थोड़ा ज्ञान बांटिए सुनने वालों को। ओके, तो अगर हम बात करें प्री वर्कआउट न्यूट्रिशन की, तो प्री वर्कआउट न्यूट्रिशन में बेसिकली क्या होता है कि हमको एक डिपेंड करता है टाइमिंग पे। लेट्स से अगर मैं 6 बजे एक्सरसाइज कर रहा हूँ और मैं 5 बजे उठाऊँ, तो मुझको क्विक एक ऐसा फास्ट एक्टिंग कोई फूड चाहिए जो क्विक जाए, डाइजेस्ट हो, देन मुझे ड्यूरिंग एक्सरसाइज मुझे को एनर्जी ग्लूकोज बूस्ट मिल रहा है और मुझे एनर्जी में सीधा मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ, राइट। बट प्री वर्कआउट में जो लोग गलती करते हैं, प्री वर्कआउट में बेसिकली जैसे कि पीनट बटर एंड ब्राउन ब्रेड, राइट। अब कुछ लोग उसमें फिर फाइबर भी ऐड कर देते हैं। ये चीज़ उनकी जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग होती है, जो उनका जो डाइजेशन वाला पार्ट, जो डाइजेशन होता है वो और डिले कर देता है, राइट। अगर हम बात करें जैसे आपने बात की थी एक बनाना की, बनाना एक ऑसम सोर्स है, एप्पल एक बढ़िया सोर्स है, सेम हम एक ओट्स ले सकते हैं, राइट। मतलब क्विक एक ऐसा जो डाइजेस्ट हो और आपको तुरंत एनर्जी मिले, राइट। तो प्री वर्कआउट न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है टाइमिंग पे। अगर आपके पास 2-3 घंटे एक आप अच्छी खासी मील लो, प्रोटीन कार्ब्स वाली मील लो, थोड़ा ट्राई करो कि आप उसमें फाइबर अवॉइड करो, थोड़ा फैट्स अवॉइड करो एंड कार्ब्स एंड प्री प्रोटीन। वर्कआउट मील में, यस, प्री वर्कआउट मील में। ठीक है। अब इसमें प्री वर्कआउट मील ये हो गया। अब इससे क्या होगा कि ये आपको अच्छी खासी एनर्जी देगा ड्यूरिंग एक्सरसाइज, क्योंकि आपको अगर आप स्ट्रेंथ कर रहे हो तो आपका प्राइमरी सोर्स आपका
ऑफ कोर्स ग्लूकोज है, हम्म, राइट। मसल जब कैटाबॉलिक स्टेट में बॉडी जाती है, जब मसल बर्न होगा ना, वो तब होगा जब आपका मतलब, और वो एक्सरसाइज में नहीं होता। थोड़ा कैटाबॉलिक स्टेट क्या होती है बता दीजिए। ओके, तो कैटाबॉलिक स्टेट होती है, 2 स्टेट होती है, एनाबॉलिक स्टेट एंड कैटाबॉलिक स्टेट। एनाबॉलिक स्टेट में समथिंग इज बिल्ड, बिल्डिंग कुछ बन रहा है, राइट। कैटाबॉलिक स्टेट में कि वो चीज टूट ब्रेक रहा हो है। रही है। ठीक है, तो मतलब उसका एक उदाहरण दीजिए प्लीज। यस, तो कैटाबॉलिक स्टेट में क्या होता है, मसल लॉस, जो हाँ। हम कहते हैं कि एक स्टेट में आ गई Atrophy तो हो मसल रही है। लॉस होती है। इसको एग्जांपल लेते हैं कि मैराथन रनर, मैराथन रनर की अगर आप फिजिक देखोगे, लीन होती है। वो लीन होते हैं, क्यों? उनका एक उनको बहुत लंबी मैराथन होती है, वो कैटाबॉलिक स्टेट में आ जाते हैं, राइट। सेम अगर आप देखोगे स्प्रिंटर को या फिर साइकिलिस्ट को, या साइकिलिस्ट को देखो, तो उनकी अच्छी खासी वेल डेंस मसल होती है, राइट, क्योंकि वो इस स्टेट में नहीं आते, उतना हाई इंटेंसिटी को उतना मेंटेन नहीं रखते। यस यस यस। तो इंस्टेड मतलब उनके क्या होता है कि मैराथन रनर की एक टाइम बाद जब उनका ग्लूकोज हो जाता है, फिर उनकी बॉडी भी शिफ्ट होती है फैट पे, फिर शिफ्ट। अब क्या होता है कि सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है ना, कि हमको लगता है कि अगर हम एक्सटेंड कर रहे हैं कि सिर्फ हमारा ग्लूकोज ही हो रहा है, सब यूज होता है, बट जो मेजोरिटी अमाउंट है वो ग्लूकोज से आता है, ठीक है, राइट। तो प्री वर्कआउट मील में आपने कैसे डिजाइन करा, और कैटाबॉलिक स्टेट में एक्सरसाइज में यूजुअली नहीं आती, जो हमें लगता है कि जिम में हम कैटाबॉलिक स्टेट में आ गए, इतना नहीं आता, कोई इतना इंटेंस या कोई इतनी लंबी मैराथन कोई जिम में दौड़ता उस लेवल का वर्कआउट नहीं कर सकते, राइट, कि जो उसकी बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट में आ जाए। दूसरा कि हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोरेज तो रहते ही है, अगर आप 24 घंटे कुछ खा रहे हो तो आपके ऑर्गन में तो ग्लाइकोजन स्टोर है, वो भी यूज होंगे, बिल्कुल ठीक है। आपके लीवर ग्लाइकोजन डिप्लीट हो गए, रात भर आप फास्टिंग स्टेट में थे, लीवर ग्लाइकोजन डिप्लीट हो गए, बट मसल ग्लाइकोजन तो है, राइट, वो भी तो यूज होगा। तो एक प्री वर्कआउट मील एक ऐसी होगा कि आपने हाई कार्ब एंड मॉडरेट प्रोटीन आप ले सकते हो। सेम जब एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए उसके बाद एक जो टर्म आती है, जो आपने सुना होगा जिम्स में बहुत चलती है, वो एनाबॉलिक विंडो, कि आधे घंटे के अंदर कुछ खाओ, नहीं तो वो आप कैटाबॉलिक स्टेट में। ये मतलब एक नाइटमेयर ही है, मतलब लोग डरते हैं इस चीज से कि यार हम कैटाबॉलिक में ना आ जाए यार, आधा घंटा हो गया, जल्दी घर भागो, अंडे खाओ, कुछ खाओ, नहीं तो हमारी मसल चली जाएगी, राइट। तो ये बहुत डराया गया है बेसिकली हमारे में सोसाइटी में, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपने प्री वर्कआउट मील में अच्छा खासा प्रोटीन खा रखा है, आपने कार्ब्स इंटेक अच्छा कर रखा है, आपको पोस्ट वर्कआउट इतना कोई इतना कोई वो कमी नहीं होगी, इतना आपको इतना कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि बस मेरी मसल चली जाएगी, राइट। और कैटाबॉलिक एनाबॉलिक विंडो जैसे टर्म को एग्जिस्ट नहीं करती, बस ये कुछ स्टडी आती हैं, फिर एक टाइम बाद वो खारिज हो जाती है। थोड़ा बहुत इफेक्ट हो सकता है कि हाँ आपको थोड़ा बेटर हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि आपका कोई लॉस हो जाएगा, नहीं, आपका कोई लॉस नहीं होगा उसमें कोई। तो ये तो प्री वर्कआउट के बारे में आपने, अब पोस्ट वर्कआउट मील के बारे में बताइए। ओके, तो पोस्ट वर्कआउट मील में आप फाइबर ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। फाइबर में आप क्या ऐड करेंगे? फाइबर में रोटी तो नहीं करेंगे, ब्रेड और रोटी से दूर रहना चाहिए, या ठीक है? सर अगर हम ब्रेड रोटी की बात करें ना, फिर मोटा मोटा कल्पिट लेकर के आ जाता है जो सोशल मीडिया फूड ब्लॉगिंग चलती है, शुगर। हाँ, राइट, शुगर के बारे में लोगों ने मतलब ऐसा कर रखा है कि शुगर ही बस मेन एनिमी है, हर बीमारी का मर रहे हैं सब चीज है, पूरी दुनिया में एक ही दवाई है, वो शुगर मचा रहा है, ठीक है। कोई लाइफस्टाइल पे बात नहीं कर, ठीक है, राइट। मतलब नेक्स्ट कोविड, मतलब ये शुगर को ही बना दिया उन्होंने, कि कोई मतलब कोई उस पर बात ही नहीं कर रहा कि लाइफस्टाइल कोई सेडेंटरी है, कोई उस पर बात नहीं कर रहा कि अगर एक्चुअल में कोई डिजीज है, एक्चुअल में किसे डरना चाहिए, वो सेडेंटरी होने से डरना चाहिए, रेदर देन कि आप शुगर से डर रहे हो। बिल्कुल। अब तो इतना फूड मॉर्निंग हुई है कि अगर आप सोशल मीडिया खोल के देखो, इंस्टाग्राम देखो, कि हर कोई बस ये बोल रहा है कि अपने बच्चों को शुगर नहीं देना। आप जस्ट याद करो, जब आप बच्चे थे, आप बस खेल कूद के आ रहे थे, बस आपको चीनी मिल जाए, चीनी का पानी मिल जाए, या आपको चीनी रोटी मिल जाए, या आप ग्लूकोन डी मिल जाए, आपको चॉकलेट मिल जाए, आप कितना खुश होते थे, कितना एंजॉय करते थे उस मील को। वो कौन सा, कितने बच्चों का पेट निकलता है जो खेलते रहते हैं, राइट। जो बच्चे तो एक्टिव रहता ही है, रेयर वो बच्चा जो ओबीज है, आप अगर उसका देखो लाइफस्टाइल देखोगे, उसका लाइफस्टाइल ऐसा रहेगा कि वो फिजिकल एक्टिव नहीं है, बड़े लोगों जैसे हो, क्योंकि बच्चे जितना खेलते कूदते हैं ना, उतना तो अब उनकी बॉडी डिमांड ही शुगर कर रही है, और बंद भी कर लेंगे वो। तो फूड मॉन्गरिंग इतनी चल रखी है सोशल मीडिया पे कि मतलब उन्होंने ऐसा डरा रखा है कि शुगर नहीं खाना, शुगर। लेकिन शुगर जो देखो सर, मैं ये कहूंगा कि बहुत फर्क है नेचुरल शुगर और प्रोसेस शुगर में। सर अगर आप इस पे जाओ ना, एट द एंड आप ये देखोगे कि अगर आप नेचुरल खा रहे हो, प्रोसेस खा रहे हो, बॉडी में जाके कन्वर्जन किस में हो रहा है उसका, बॉडी में कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, स्टोर होगा ग्लाइकोजन में, राइट। ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ और आपने कोई एक्टिविटी करी या फिजिकल एक्टिव हो, वो यूज हो जाएगा। वो मैटर ये नहीं करता ना कि वो बॉडी को ये नहीं पता
अगर बॉडी को इतना नेचुरल और प्रोसेस में डिफरेंस पता होता, तो जब ये प्रोसेस वाला टर्म आया था, जब ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ था कि प्रोसेस कुछ है, कुछ टर्म है, तो बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करती उस चीज को। बॉडी इतनी है कि बॉडी ने इतने हजारों साल का एवोल्यूशन मतलब करके बॉडी इतनी यूज्ड हो गई कि हर चीज को अब डाइजेस्ट कर रही है, राइट। बट मेन जो सोचने वाली बात है वो ये है कि इंसान को सेडेंटरी नहीं रहना चाहिए। सबसे बड़ी बीमारी सेडेंटरी ही है। सही कह रहे हो। आप शुगर को नहीं ब्लेम कर सकते। तो वापस आएंगे इसी चीज के ऊपर कि पोस्ट वर्कआउट, चलिए फाइबर ऐड कर दिया आपने, राइट। और क्या डालेंगे उसके अंदर? प्रोटीन में क्या लेंगे आप? अगर अच्छा प्रोटीन में ना सोर्सेज आप लीन सोर्स ले सकते हो, राइट। जैसे मीट हो गया आपका टोफू, पनीर हो गया। मतलब वेज में कोई ऑप्शन है तो पनीर दे दो, उसको टोफू दे दो, चने दे दो, राइट। बट अगर आप आजकल के उन पे जाओ तो लोग जो प्रमोट करते हैं फिर सत्तू प्रोटीन के सोर्स पे, बट सत्तू कोई प्रोटीन सोर्स नहीं है ना, राइट। आप कितना सत्तू खा लोगे, कितना सत्तू खा लोगे। और दाल के ऊपर भी ये है कि दाल प्रोटीन सोर्स है, लेकिन अगर आपको 20 ग्राम प्रोटीन चाहिए दाल से, तो आपको एक पूरा मतलब पतीला भर के 2 लीटर का पतीला भर के दाल पीनी पड़ेगी। अगर प्रोटीन दाल में होता तो मेरे को लगता है कि इंडिया में हर किसी का जो हमारे घर में लोग रहते हैं, एक मिडिल क्लास है, उसका उनको प्रोटीन की इतनी डेफिशिएंसी नहीं होती, राइट। मतलब इंडिया अगर हम एक एफडीए की आरडीए की अगर हम वो देखें कि कितना एक मेल फीमेल को प्रोटीन इंटेक लेना चाहिए, जो सेडेंटरी है, जो एक्सरसाइज नहीं करता, सिर्फ अपनी एक्टिविटी करता है, 46 ग्राम फॉर फीमेल एंड 50 ग्राम फॉर मेल, राइट। अगर आप पूरा दिन का भी देखो ना उनका, पूरे दिन का बता रहे हो तुम? हाँ, पूरा दिन का। अगर पूरा दिन का भी देखो ना, तब भी पूरा नहीं होगा। हाँ, सही कह रहे हो। जबकि 2 टाइम वो दाल खाते हैं, दाल चावल रोटी जो भी बनता है। मैंने ये देखना शुरू करा, मैंने ये करना शुरू करा था अभी करीबन, मैं ये कहूँगा कि 2 साल पहले मैं जिम से वापस आने के बाद अपना प्रोटीन शेक, ठीक है, क्रेटीन जरूर लेता हूँ उसमें डाल के, और उसके बाद 5 अंडे, ठीक है। पहले तो एग वाइट्स ले रहा था मैं, फिर मैंने बोला कि यार चलो ठीक है, ये भी खा लेते हैं। एग वाइट्स हो गए, अंडे हो गए, बॉइल्ड अंडे हो गए, उसकी आप भुजिया बना के खा लो, बॉइल्ड अंडे खा लो, ठीक है, ऑमलेट खा लो। 5 अंडे ही मेरे ख्याल से करीबन 30 ग्राम प्रोटीन के लपेट में आ जाएंगे आपके पास, ठीक है, 28 से 30 ग्राम। ट्यूना, जो मीट खाते हैं, मैं तो उनके लिए कह रहा हूँ, कैन ट्यूना, उससे बढ़िया सोर्स नहीं है प्रोटीन का, ठीक है। चिकन ब्रेस्ट बहुत बढ़िया चीज है। यस। चने, लेकिन देखिए दूसरी चीज ये भी है कि आपको ये देखना है कि आपकी बॉडी को सूट क्या करता है और क्या नहीं। बहुत लोगों को चनों से गैस हो जाती है, चने खाने से या वो व्हाइट पीस खाने से गैस हो जाती है, राजमा खाने से गैस हो जाती है, बल्कि राजमा बहुत हाई प्रोटीन सोर्स है एक। लेकिन आप उसको पकाया कैसे, ये भी फर्क पड़ता है ना। हमारे यहाँ क्या होता है कि सब कुछ बॉईल करके ऐसा कर देते हैं कि उसके से सारी मतलब पका के तेल में न्यूट्रिशन ही चली जाती है सारी। तो आपने फाइबर की बात करी और प्रोटीन की बात करी। अब इसमें 2 चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा गोल दिन में है कि मेरा वेट है 69 to 70 kgs के बीच में फ्लक्चुएट करता है। मेरा गोल ये है दिन में कि मैं 140 से 150 ग्राम प्रोटीन खाऊं। मैं रेयरली वो गोल हिट करता हूं, ठीक है। मैं 130 ग्राम 120 ग्राम 130 ग्राम जाके, वो भी बड़ी मुश्किल से, मतलब मेरे को जोड़ देना होता है अपनी डाइट के मील के ऊपर कि भैया इसमें क्या है और क्या नहीं है। वो इसलिए क्योंकि मेरी वर्कआउट की इंटेंसिटी ऐसी है और मैं चाह रहा हूं कि मैं उस चीज के ऊपर फोकस करूं। लेकिन आपने एक बात बहुत अभी जरूरी बात बोली कि इसमें 2 चीजें हैं। एक, जो लोग वर्कआउट कर रहे हैं, और 2, जो लोग वर्कआउट नहीं कर रहे। दोनों के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। यस, राइट। लेकिन कितनी लेनी चाहिए ये भी समझना जरूरी है। और क्यों ज्यादा प्रोटीन और क्यों उसके बारे में थोड़ा बताइए। ओके, तो अगर हम बात करें कि प्रोटीन इंटेक का, तो पहली बात तो ये कि प्रोटीन का सिर्फ मसल बिल्डिंग तक ही सीमित नहीं रहता काम। राइट। उसके और भी फंक्शन है। जब हम हेयर की बात करें, ओवरऑल बॉडी में एंजाइम रिएक्शन की बात करें, या और भी चीज की बात करें, और भी काम रहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस बताइए। राइट। प्रोटीन का तो पढ़ना पड़ेगा यार, पढ़ के बताइए, कोई बात नहीं, आराम से। जैसा आपने बोला ना, एंजाइम्स,
नहीं, प्रोटीन हेयर के लिए इनने बोला, हेयर के हेयर लिए के बहुत लिए, ज्यादा जरूरी हाँ। है, लेकिन एक जो मेजर फंक्शन जो मैंने देखा है प्रोटीन से, ठीक है, हाई प्रोटीन डाइट खाने से, हम्म, वो ये है कि दिन भर मेरे एनर्जी लेवल्स ड्रॉप नहीं होता, ड्रॉप तो होंगे, लेकिन इतने फ्लक्चुएट नहीं होते जितने अगर स्टेबल। मैं लेस प्रोटीन डाइट खा रहा हूँ। पहली चीज ये, ओके ये आपने खुद फील किया? दोस्त मैं खुद फील करता हूँ, ठीक है, ओके। मतलब मेरे हर मील के अंदर आप मान के चलो कि मिनिमम 25 ग्राम्स प्रोटीन। प्रोटीन है, ठीक है। उसके साथ मैं ऑफ कोर्स फ्रूट्स भी बहुत खा रहा हूँ, तो फाइबर इनटेक, मेरा फाइबर सारा और शुगर सारा फ्रूट से आ रहा है। फ्रूट्स। ब्रोकली और मशरूम्स दो ऐसी चीज़ें हैं जो मैं रोज़ खाता हूँ, हर किसी को खानी चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का के एडवांटेजेस बहुत हैं, यस और दोनों बहुत हाई सोर्सेज हैं मिनरल्स के आपकी बॉडी के लिए। तो एक बैलेंस डाइट होना ज़रूरी है, लेकिन अब हमारे देश में एक ये मिसकंसेप्शन है कि अधिकतर यहाँ पे वेजिटेरियन है, ठीक है। मेरे हिसाब से, और ये स्टडीज निकल चुकी है कि 78% ऑफ द पॉपुलेशन यस शाकाहारी है, मीट खाती है। इन इंडिया। हाँ, इंडिया में, ठीक है। आप साउथ में चले जाइए, केरला चले जाइए, गोवा चले जाइए, मुंबई की साइड चले जाइए, बिहार की साइड चले जाइए, ठीक है, अधिकतर लोग मीट खाते हैं। किस प्रकार का मीट खाते हैं वो अलग बात है, वो अलग है। ठीक है। लेकिन प्रोटीन को लेके एक मिसकंसेप्शन ये भी है, और वो मिसकंसेप्शन मेरे हिसाब से आई है क्योंकि प्रोटीन जहां तक हो सके वो ऐसी होनी चाहिए कि आपको नेचुरल सोर्सेस से ज्यादा मिलनी चाहिए, समझे। अब प्रोटीन शेक भी लेता हूं मैं, ठीक है, लेकिन आप जितना ज्यादा कोशिश करेंगे कि आपको नेचुरल सोर्सेस से प्रोटीन मिले, वो आपके लिए ज्यादा बेटर। ज्यादा बेटर है। तो कुछ हमने मीट के बारे में तो बात कर ली, लेकिन अब बहुत सारे लोग वेजिटेरियन भी हैं, ठीक है। तो थोड़ा सचिन बताइए कि एक वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन इनटेक को कैसे बढ़ाया जाए। टू बी ऑनेस्ट, प्रोटीन अगर हम वेज की बात करें तो अब लोगों ने ना टाइम टाइम के साथ ना एक एक नया नया टॉपिक आता रहता है प्रोटीन को लेके। वेज में एक लोगों ने पकड़ लिया है, ले दे के उन्होंने अब सोयाबीन सोयाबीन। कि सोयाबीन 100 सोयाबीन ग्राम खाओ, आपको 52 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। सोयाबीन 100 ग्राम बहुत होता है। 100 ग्राम प्रोटीन सोयाबीन खाओ 100 और ग्राम 52 52 ग्राम। ग्राम उसमें इतना उसमें अप्रोक्स लिखा है, राइट। हाँ, बट लोगों को ये नहीं पता कि सोयाबीन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि सी लोग ना उसके आधे लोग उसके फेवर में, आधे लोग उसके फेवर में नहीं है। स्टडी में भी अगर आप देखोगे Like, सोयाबीन के आधे उसके फेवर में नहीं है, ठीक है। राइट। अब प्रॉब्लम क्या है सोयाबीन के साथ कि अगर आप सोयाबीन खा रहे हो, कुछ लोग क्या होता है कि सोयाबीन खाने के बाद उनको गैस्ट्रिक इशू होते हैं, राइट। तो अगर जिसके साथ प्रॉब्लम है वो क्यों खाए, वो कोई और सोर्स ट्राई कर सकता है, टेम्पे, टोफू, राइट, ये सोर्स ट्राई कर सकता है। बाकी पर्सनली अगर मैं तो सोयाबीन के फेवर में नहीं हूँ, ठीक है। राइट। मैं ऐसा क्यों? उसके पीछे क्या है कि अब क्या है कि स्टडी में दो ग्रुप्स है, ठीक है। आधे लोग फेवर में कि सोयाबीन खाना चाहिए, आधे लोग फेवर में सोयाबीन नहीं खाना चाहिए। कुछ स्टडी फेवर में है, कुछ फेवर में नहीं है, कुछ फंडेड स्टडी है, कुछ सिर्फ इसलिए फंडेड है क्योंकि उनका प्रोडक्ट बिक रहा है, सही कह रहे हो, हाँ। राइट। तो तो ये स्टडीज भी, भी ये आपने बहुत जरूरी चीज बोली सचिन, कि मतलब अगर आप कोई स्टडी पढ़ रहे हैं Yes. तो बहुत जरूरी है उसके बारे में ये जानना कि उस स्टडी को फंड किसने करा है, यस उस स्टडी को लिखा किसने है, यस और जिसने लिखा है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन Yes. से एसोसिएटेड है। राइट राइट क्योंकि बहुत सारी आजकल जो स्टडीज निकली है प्रोमिनेंट लोगों से भी, वो पेड स्टडीज हैं, किसी वही मतलब companies के लिए करा निकाली रही, गई है, लोगों का माइंड इन्फ्लुएंस करने के लिए एक डायरेक्शन में या दूसरी डायरेक्शन में। इंडिपेंडेंट स्टडीज बहुत कम बची हैं आज की Yes. डेट में। तो एक बहुत जरूरी पॉइंट है कि अगर आप भाई कोई और बहनों study। अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, तो जरूरी है कि उसको पढ़ के सीधा डाइजेस्ट ना कर लें, उसको पढ़ के थोड़ा उसके कंपेयर बारे करें उसको, में हाँ। एक्चुअली एक्चुअल रिसर्च Yes, करिए yes. खुद भी, क्योंकि सब कुछ आजकल गूगल स्कॉलर पे जाएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा आपको, और गूगल पे डालेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि जिसने उस रिसर्च को लिखा है वो कौन है, वो किससे एसोसिएटेड है, और इस रिसर्च को किसने फंड करा है। राइट। सचिन,
दिन में कितने मील खाने चाहिए एक आदमी को, जो एक नॉर्मल आदमी को, यस, उसको छोड़ दो अभी, ठीक है, ठीक है? हम बात कर रहे हैं अभी एक आदमी जो एक्टिव है, ओके, आदमी औरत जो एक्टिव है, जो जिम जा रहा है, जो जिम में नहीं जा रहा, चलो वो बाहर घूमने जा रहा है, वॉक्स कर रहा है, अपने घर में वर्कआउट कर रहा है, लेकिन एक्टिव है, ठीक है? उनको दिन में ऑन एवरेज कितने मील खाने चाहिए और कितनी इंटरवल के बाद खाने चाहिए आपके हिसाब से? ओके। तो ये ना, ये डिपेंड करता है पर्सन पे। लेट्स से कि एक पर्सन है जो जिसको टाइम मिलता है 3 मील खाने का, वो एक्सरसाइज कर रहा है, अच्छी खासी एक्सरसाइज कर रहा है, फिजिकल एक्टिव भी है। अब उसका प्रोटीन टेक है लेट्स से 150 ग्राम्स, वो 3 मील में 50-50 ग्राम्स डिवाइड कर दे, राइट? अब उस बीच उसको भूख नहीं लग रही। अब ये भी डिपेंड करता है कि भूख लग रही है नहीं लग रही, आप जबरदस्ती खा रहे हो, सही कह रहे हो। राइट? एक होता है कि आपको भूख है, तो आपकी बॉडी डिमांड कर रही है कि हाँ ठीक है, मुझे इस न्यूट्रिशन की भूख है, आप मुझे दो। आपको भूख नहीं है फिर भी आप खा रहे हो, क्योंकि आपने सुन रखा है कि आपको दिन की ये खाने हैं 4, 6, 7, 8 मील मील खानी खाने है फॉर मसल बिल्डिंग। मसल बिल्डिंग से जो ये कॉन्सेप्ट लेके आता है एमपीएस का आता है, मसल प्रोटीन सिंथेसिस, राइट? ये इसके आता है कि आप हर 2-3 घंटे में कुछ खाओ तो आपका मसल बिल्ड होता रहेगा, मतलब जो आपने जो एक्सरसाइज करा है तो उससे चीज़ें होती रहेंगी, राइट? बट अगर आप देखो तो अगर एक एमपीएस जब होता है, जब वो एक्सरसाइज से हो या न्यूट्रिशन से होगा, तो एक चीज़ है, बीसीए में आता है कंपाउंड आइसोलूसिन, ये लूसिन BCA आई में? गेस, लूसिन लूसीन, हाँ, लूसीन। एमपीएस, बीसी डबल है BC डबल में, हाँ। ठीक है, लूसिन प्रोटीन अमीनो एसिड है, राइट? तो उसमें वो एक्टिवेट करता है आपका एमपीएस, एक्सरसाइज से भी है, राइट? तो आप अगर दिन की 3 मील खा रहे हो और तीनों मील में आपका वेल बैलेंस, आपका प्रोटीन अच्छा खासा इंटेक है, वो मैटर नहीं करता कि आप 25 ग्राम खा रहे हो, 30 ग्राम खा रहे हो, 35 ग्राम खा रहे हो, राइट एट द एंड बॉडी, अगर आप 50 ग्राम खा रहे हो, उसके ये डिपेंड करता है कि हर किसी की बॉडी कितना यूटिलाइज कर रहे हो उस प्रोटीन को, कैपेसिटी क्या है उसकी? राइट? तो ये भी फिक्स नहीं है कि आप 25 ग्राम खाओ, 30 ग्राम खाओ, ये भी फिक्स नहीं है 50 ग्राम में आपको रिजल्ट आएंगे, राइट ये उसको एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। समटाइम्स क्या होता है कि आप मील खा रहे हो और आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा, आपका ब्लोटिंग हो रही है, आपके गैस वगैरह प्रॉब्लम हो रही है, तो अब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, देख रहे हो कि हाँ अभी कि आपको समझ आ रहा है हाँ राइट, कि अब 50 ग्राम में ये प्रॉब्लम, ठीक है, कल मैं 40 खाऊंगा, फिर मैं 30 खाऊंगा, 30 में बेटर है, नहीं 25 में बेटर है, हाँ। 25 खाऊंगा मैं, और धीरे धीरे करके ये भी बिल्ट होता होगा यस, है ना क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई, राइट? तो हाँ। ये जो गैस की बात आपने करी है, मेरे को होती थी पहले। क्या था कि वे प्रोटीन के अंदर बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, लेकिन वो लैक्टोस इंटॉलरेंट होते हैं, ठीक है? अधिकतर जनता लैक्टोस इंटॉलरेंट है, यस, तो वो मिल्क प्रोडक्ट है। वे प्रोटीन क्या है? मिल्क से बनी हुई है। तो अगर आपको गैस हो रही है प्रोटीन लेने की वजह से, मैं एक्सटर्नल सोर्स की बात कर रहा हूँ, प्रोटीन शेक की बात कर रहा हूँ, तो पहले तो आप देखिए कि आप एक लैक्टोस फ्री यस, शेक लीजिए। दूसरा, मील्स को लेके भी, खाने को लेके भी, अगर आपको लग रहा है आपको गैस हो रही है, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम उसकी डाइजेशन है। यस, और डाइजेशन का जो मैंने उपाय ढूंढा, ये अगेन मैंने पढ़ के और खुद अप्लाई खुद करके अप्लाई करके देखा है कि मैंने अपनी डाइट के अंदर प्रोबायोटिक्स बहुत बढ़ा दिया। ओके ठीक है? प्रोबायोटिक्स भी आपको योगर्ट से मिल सकते हैं, लेकिन वो भी फिर मैं लैक्टोस फ्री योगर्ट लेता हूँ, क्योंकि वो भी मिल्क प्रोडक्ट है। लेकिन याकूल्ट आता है, प्रोबायोटिक्स हाँ। ड्रिंक्स आती है, आजकल प्रोबायोटिक्स के पाउडर्स भी आने लगे हैं, तो आप अपने शेक के अंदर मिक्स कर सकते हैं या सिर्फ पानी के अंदर घोल के ले सकते हैं उसको। प्रोबायोटिक्स लेने से क्या हुआ कि मेरी गट हेल्थ बहुत इंप्रूव हो गई। ईसबगोल बहुत बढ़िया चीज है। ईसबगोल हाँ, यस, ईसबगोल, यस, इस ईसबगोल से बढ़िया चीज कोई बेस्ट, है ही नहीं। नेचुरल है, क्या है वो ठीक है, फाइबर है यस, ओके बेसिकली। और मेरे फादर, वो कम से कम मेरे ख्याल से जब से मैं बचपन से, जब से मैं 6 या 7 साल का था, मेरे को अभी भी याद है कि हर रात को वो ईसबगोल ले लेते थे, सोने से पहले पानी में घोल के, और सो जाते थे। और स्टूल में कभी, बाथरूम जाने में राइट, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट, ठीक है, क्योंकि फाइबर सोर्स आपका इतना बढ़ यस, चुका है। यस, यस, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसे नेचुरल सोर्सेस प्रोबायोटिक्स के अपने गट के अंदर डालना, क्योंकि पेट एक ऐसी चीज है, वो वही आपको सब कुछ हाँ, वो मतलब कंज्यूम अगर करने आप में हेल्प डाइजेस्ट करेगा नहीं कर पा रहे हैं खाने को, तो आप मेहनत भी बेकार है हाँ, आप ब्लोटेशन तो होएगी, लेकिन आपकी ब्रेन भी फॉगी हो जाएगी, यस, आपकी थिंकिंग भी फॉगी हो जाएगी, Right. स्लो हो जाएगी, दिन भर आप लेथार्जिक रहेंगे, आपको लगेगा यार मेरे अंदर एनर्जी नहीं है। उसका किस वजह से है? मैं वर्कआउट भी कर रहा हूँ, प्रोटीन भी ले रहा हूँ, वाइटामिन भी ले रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, सो भी रहा हूँ, लेकिन गट हेल्थ
जब तक बहुत वो लोग improve नहीं होगी। इग्नोर कर लेते हैं। बहुत बिल्कुल। इंपॉर्टेंट तो है। उसकी वजह से मैंने देखा कि भैया जब से मैंने अपनी गट हेल्थ के ऊपर फोकस करना शुरू करा है, बहुत फर्क पड़ा है। डाइजेशन के ऊपर, माइंड के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर बहुत फर्क पड़ा है। सचिन, जल्दी से हम बात करेंगे, ये तो आपने हम डाइट के ऊपर छू चुके हैं कुछ चीज़ें। आप एक 5 दिन का वर्कआउट प्लान बताइए लोगों को। ओके, तो एक 5 दिन का एक बिगिनर लेके चले, अगर हम एक बिगिनर को फैट लॉस करना है, तो सबसे बेस्ट प्रोग्राम उसमें ऑप्शन है या तो फुल बॉडी स्प्लिट डेली या अपर मंडे Lower अपर में। देन लोअर, राइट? तो अब इसमें क्या होगा, इसमें मैटर करेगा वॉल्यूम, इंटेंसिटी। अब जो वेट सिलेक्शन होगा वो होगा उसकी उसके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग कि उसकी ठीक है। स्ट्रेंथ कितनी है अभी, राइट? राइट। और फर्स्ट जो मेन है ना, जो लोगों को लगता है कि मशीन वर्सेस फ्री वेट, ये भी बहुत लंबी डिबेट है हाँ। कि फ्री वेट से ज़्यादा मसल बिल्ड होता है, मशीन से नहीं होता, और या मशीन ज़्यादा फंक्शनल है या फ्री Free वेट weight ज़्यादा नहीं है, फंक्शनल है, हाँ। जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप मशीन को देखो, एक मूवमेंट है, प्रेसिंग मूवमेंट है, राइट? और एक आप डंबल से कर रहे हो, डंबल फ्री वेट है। राइट। एट द एंड आप देखो, हो तो प्रेसिंग ही रही है, हाँ, मूवमेंट तो वही है। मूवमेंट सेम आप है। Movement लोड same है। पुश कर रहे हो। और सबसे ज़्यादा आप देखोगे तो कंपेयर करोगे तो मशीन में ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी आपको, हाँ, सही हाँ, कह रहे और हो। क्या आपको Free- सेफ रखेगी। सेफ रखेगी। अब डंबल में क्या होगा, कभी ध्यान भटक गया, कुछ हो गया, डंबल रखना है, थोड़ा ये हो गया, अब आपके गया शोल्डर। गया, शोल्डर हाँ। गया, राइट? मशीन में क्या है, सब फिक्स है, स्टेबिलिटी है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज का सब प्राइमरी रूल ये है कि आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो आप स्टेबल हो। Stable, हाँ, सही कह रहे हो। सही बात है। जब आप खुद ही स्टेबल नहीं हो, आप क्या एक्सरसाइज परफॉर्म मसल करोगे? पे कैसे इम्पैक्ट आएगा? वो मसल पे कम, आपकी इंजरी पे ज्यादा हाँ, ले जाएगा आपको। स्टेबिलिटी जॉइंट को मूव तो करते रहोगे आप। इसके ऊपर मैंने भी स्टडी करी है, हाइपरट्रोफी के ऊपर या स्ट्रेंथ के ऊपर कोई ज़्यादा फर्क नहीं है मशीन या यस 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 यस। इसको लेके। इसके ऊपर Right. काफ़ी सारी स्टडीज हो चुकी है वहाँ, जहाँ पे उनने अलग अलग एज ग्रुप्स को, अलग अलग ग्रुप्स को, एक ग्रुप को डिवाइड करा है कि भैया तुम सिर्फ फ्री वेट से करो और एक सिर्फ तुम मशीन से करो, और दोनों को जब कंपेयर करा है, दोनों में हाइपरट्रोफी और स्ट्रेंथ में लेके कोई फर्क नहीं आया। जहां फर्क आया है वो यहां पे आया है कि जो ग्रुप फ्री वेट्स को यूज कर रहा था इन कंपैरिजन टू अ मशीन, ठीक है, उनकी कोर स्ट्रेंथ बढ़ी है, राइट, उनकी जो कोर की स्टेबिलिटी है वो बेटर वो दिखाई गई है कि वो बड़ी है, और वो भी तभी बड़ी है जब उनके पास एक प्रॉपर कोच था जो उनको गाइड कर रहा था कि ये right. फ्री वेट का Yes, फॉर्म yes. कैसे होना चाहिए, हाँ। कोर को कैसे एंगेज करना है, ग्लूट्स को कैसे एंगेज करना राइट। है। जैसे मेरे को हो गए इतने साल करते हुए, और जब मैं भी वेट्स कर रहा होता हूँ, मैं भी इन चीजों के ऊपर, आप कितनी चीजों के ऊपर ध्यान देंगे, राइट। राइट। राइट? आप वजन उठा रहे हैं, आप स्ट्रेस पहले तो क्रिएट हो उसके जाता है ऊपर फिर ध्यान दे बॉडी। रहे हैं कि मेरे को ये एक एक्स्ट्रा रेप हाँ। निकालना है, एक और रेप मारना है, Yes, ठीक yes. है। आप फॉर्म के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, हाँ। अब आपको उसके साथ इस चीज के ऊपर भी ध्यान देना है, मसल माइंड कनेक्शन के ऊपर। फिर आपको इस चीज के ऊपर भी ध्यान देना है, यार मेरे को अपना कोर भी टाइट रखना है, ग्लूट्स भी टाइट रखने हैं, इस फॉर्म में रखना है, मेरा आर्च ठीक है या नहीं है, ब्रेथ भी यूज करनी है। ब्रेथ भी यूज करनी है। तो इसलिए एक कोच होना बहुत मस्त बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे पास भी लोग कहते हैं कि यार तू, तेरे को क्या जरूरत है यार, तू क्यों कर रहा है, तू भैया एक इंजरी बता देगी। इंजरी नहीं, एक लेवल पे आके, या आप लेवल पे ना भी हो, अगर आपको कुछ अचीव करना है, अगर आपको पिनिकल पे जाना है किसी भी चीज का, या आपको टॉप 99 परसेंटाइल में होना है, तो आप एक कोच होना बहुत जरूरी है। राइट। वो एक मोटिवेशन फैक्टर ही नहीं है, लेकिन वो एक गाइड भी है यस। जो आपको करेक्ट करेगा। तो जैसे कि आपने कहा मशीन, और ये तो आप जैसे कोई बिगनर है तो आप उनको पहले मशीन के ऊपर डालेंगे, आप Yes. मतलब फोकस ज्यादा रहेगा कि आप Right. मशीन के ऊपर यस करें। यस। तो अब आप ये बताइए कि आप उनका जो जो अगर फॉर एग्जांपल अधिकतर लोगों के पास 1 घंटा रहता है वर्कआउट के लिए, ठीक है, 1 घंटे में 5 दिन में आप उनको कैसे, कितनी एक्सरसाइज कराएंगे, कितने सेट्स, कितने रेप्स, और बिटवीन सेट्स कितना रेस्ट। ओके, तो लेट्स से हम फुल बॉडी ट्रेन कर रहे हैं। हाँ, आज हम चेस्ट कर रहे हैं तो चेस्ट में वेरिएशन ले रहे हैं हम। आज हम ले रहे हैं फ्लैट बेंच, अपने मीडियल और कॉस्टल हेड ट्रेन कर रहे हैं। कल हम इंक्लाइन लेंगे तो अपने क्लैविकुलर हेड ट्रेन कर रहे हैं। अब इसके बीच जो रेस्ट पीरियड आता है, मैं ट्राई करता हूँ कि जो रेस्ट पीरियड है मैं उसको यूटिलाइज करूँ। ठीक है। रेस्ट पे मैं उसकी ये नहीं बोलूँ कि ठीक है आप बैठ जाओ, आप पानी तो पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा,
आप बैठ जाओ, बैठना नहीं है आप वॉक करो, आप वॉक एक्टिव करो। या आप उसके बीच या तो आप कोई और एक्टिविटी करो। लेट से वॉक से हो गया एक सेट के बाद, अब आप वेट ऐड करके फार्म वॉक करो, या आप उसके बीच कुछ फंक्शनल कर लो, एक Flexing. एडिशनल या फ्लेक्स कर लो आप। फ्लेक्सिंग बहुत जरूरी है। यस, फ्लेक्स कर लो। हम्म। एट द एंड अगर आप फ्लेक्स भी कर रहे हो तो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, मसल Contract. कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आप ग्लूकोज यूज कर रहे हो, हाँ, अब तो और फटीग दे रहे हो उसको, आप और फटीग दे रहे हो। हम्म। आप हमें बॉडी रिलैक्स को करना है, रेस्ट ब्लड नहीं कर रहे, सर्कुलेट करना है हमें। आप उसे कांस्टेंट, आप उसको एक जोन में रख रहे हो कि ठीक है आप उस एक्टिविटी पे स्टेट में हो, हाँ, आप रेस्ट में नहीं हो। मैंने ये अभी हाल ही में सुना था कहीं पे या पढ़ा था कि अधिकतर जो बॉडी बिल्डर्स हैं, ठीक है, या जो बंदे जिनकी हाइपोट्रोफी का जो हिसाब किताब है बिल्कुल अलग है, वो कह रहे थे कि हमारा सीक्रेट जो है वो है फ्लेक्सिंग। फ्लेक्सिंग, बिल्कुल, नो डाउट। सेट्स के बीच में हम कुछ नहीं करते सिवाय फ्लेक्स के। मतलब वो चेस्ट कर रहे हैं तो फिर चेस्ट को उसको फ्लेक्स करेंगे, उसका जो पंप और असर है वो पूरा दिन मिलता है। और हम पिछले हफ्ते बात भी कर रहे थे डायनामिक टेंशन के बारे में, हाँ, जहाँ पे आपकी अपने सारे मसल को एकदम टाइट कर लेते हैं। अब आप ये बताइए, आप चेस्ट और ट्राइसेप्स कर रहे हैं तो Right. कितनी चेस्ट की एक्सरसाइजेस, ठीक है, पहली चीज, कितनी ट्राइसेप्स की, कितने रेप्स, और उस प्रोग्राम को आप कितने महीने फॉलो करेंगे, कितने time हफ्ते period तक? फॉलो करेंगे, और उसके बाद उसमें चेंज लाएंगे। ओके, तो लेट्स से हम चेस्ट ट्रेन, सबसे मैटर करता है इंटेंसिटी। अब यहाँ पे ना सेट्स पे आ गया। अब सेट्स के ऊपर एक इंटरेस्टिंग स्टडी है कि अगर आप 6 से 20 के बीच में एक लेट्स से चेस्ट को आप 6 से 20 के 6 बीच सेट्स वीकली ट्रेन कर रहे हो, अब आप उसको स्प्लिट कर लो, आपको एक टाइम करना, 2 टाइम करना, 3 टाइम करना है। ये डिपेंड करता है रिकवरी, जेनेटिक्स, अगेन जैसे आप बता रहे थे कि आपको सिंगल टाइम में बहुत अच्छा इफेक्ट देगा स्ट्रेंथ में, तो कुछ लोग को ट्वाइस करेगा, थ्राइस करेगा, और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब उस जैसे 20 सेट्स लेट से लेके चलते हैं हम, उसको वो स्प्लिट कर दिन में करना है, 3 सेशन में स्प्लिट कर दें। 20 सेट्स मंडे, को, हाँ ठीक है, वेडनेसडे एंड फ्राइडे में चेस्ट ट्रेन करूंगा, उसके साथ में और मसल भी ट्रेन करूंगा, और मैंने स्प्लिट कर दिया। बट जरूरी नहीं कि हर किसी को 20 सेट लगे, हाँ सही कह रहे हैं। किसी के लिए 10 सेट में हो जाएगा इनफ। वो एनालाइज करेगा, राइट, उसको एनालाइज करना पड़ेगा अपना प्रोग्राम की 10 सेट हो गए, अब मैं इंक्रीज करूंगा, अब मैं 11 सेट पे जाऊंगा, अब मैं 12 सेट में जाऊंगा। तो प्रोग्राम रेदर देन एक एक्सरसाइज, मैं ये मानता हूँ, मेरी ये थ्योरी है कि एक्सरसाइज और जो जिम हम करते हैं ना, ये एक लाइफ स्टाइल, एक 6 हफ्ते या 8 हफ्ते या 12 हफ्ते का प्रोग्राम नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग एक हैबिट है। अगर हम इसको ये मान के चलेंगे कि मैं 12 हफ्ते का प्रोग्राम दे दिया, 16 हफ्ते का प्रोग्राम दे दिया, ऐसे नहीं है, बॉडी ऐसे काम नहीं करती है, राइट। आपको एक हैबिट बिल्ड करनी पड़ेगी एक्सरसाइज की, आप एक बिल्ड कर रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो। हाँ, उसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप अलग अलग वेरिएशन कर सकते हो। आप ठीक है, आप बेंच प्रेस से बोर हो गए, आप डंबल प्रेस करो, आप उसमें मशीन से करो, राइट, ऐसे आप वेरिएशन दे सकते हो। बट एट द एंड अगर आप नोटिस करो, मूवमेंट सेम ही है, मूवमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। बस क्या है कि साइकोलॉजिकल कि यार डंबल प्रेस से बोर हो गया मैं, थोड़ा चेंज कर लेता हूं, राइट, तो साइकोलॉजिकल है। एट द एंड आपका नोटिस करो, मूवमेंट ऑलमोस्ट सेम ही है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन सब सेम ही है ऑलमोस्ट, राइट। तो ऐसे आप चेंज कर सकते हो वीक बाय, आपको लगता है 2 हफ्ते मैंने बेंच कर लिया, अब मैं डबल कर लेता हूँ, पैक डेक फ्लाई करूंगा, पैक डेक फ्लाई आप करो। तो मतलब 1 घंटे, जैसे फॉर एग्जांपल ना 1 घंटे के जो चेस्ट और ट्राइसेप्स का जो वर्कआउट हो गया, उसमें 4 अलग एक्सरसाइजेस करेंगे आप, चेस्ट की 3 अलग करेंगे, कैसे करेंगे बिगिनर्स के लिए? ओके, तो एक्सरसाइज डिवाइड होगी मसल के अकॉर्डिंग। लेट्स से अगर मैं चेस्ट ट्रेन कर रहा हूँ तो उसमें मैं देखूंगा, मैं क्लेविकुलर हेड की ट्रेन कर दिया, इंक्लाइन, ठीक है, स्टर्नो की, फिर कॉस्टल की। स्टर्नो कॉस्टल आपके बेंच प्रेस में आ जाएंगे, ठीक है। बट कभी ऐसा नहीं होता कि जो हम सोचते हैं कि अगर इंक्लाइन बेंच हम कर रहे हैं, इंक्लाइन डंबल प्रेस कर रहे हैं, या कुछ भी हम उसमें फ्लाई मूवमेंट ले रहे हैं, तो सिर्फ वही मसल चल रही है, ऐसा नहीं है। ह्यूमन बॉडी कभी आइसोलेट में काम नहीं करती, सबसे पहली बात। ह्यूमन बॉडी जस्ट बिकॉज, हाँ, मेजॉरिटी फाइबर उसके क्लेविकुलर होंगे, सेम गोज विद एनर्जी सिस्टम की आप यूज कर रहे हैं कार्ब्स को, बट और भी एनर्जी सिस्टम भी काम कर रहे हैं, आइसोलेट में काम नहीं कर रही ह्यूमन बॉडी, राइट। तो मेजॉरिटी फाइबर क्लेविकुलर हेड के होंगे, आपके स्टर्नो और कॉस्टल भी साथ में ट्रेन कर रहे होंगे। अच्छा, स्टर्नो और कॉस्टल, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, तो स्टर्नो और कॉस्टल क्या हो गया? ओके, चेस्ट की जो मसल फाइबर है ना, वो अलग अलग उसमें अलाइन है, राइट। अगर एक फैन शेप का मसल है तो उसमें आप देखोगे एक मसल ऐसे जा रहा है, राइट, फिर एक ऐसा जा रहा है, और एक नीचे से ऊपर जा रहा है, राइट। तो अब जो मसल होगा ना, जो मसल होगा वो ट्रेन ही उस लेंथ में करेगा। अगर अब एब्स है, एब्स मेरी मसल फाइबर ऐसे है, तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन ही तो करेगा,
राइट, उसको मैं ऐसे तो नहीं कर सकता। हाँ, सही कह रहे उसके हो। लिए obliques अगर मैं करेंगे टॉर्सो आप। करूंगा तो ऑब्लिक्स आ गए, अगर मैं रोटेशन करूंगा टॉर्सो तो रोटेशन मसल्स करूंगा। बेसिकली बनी ऐसी है ना कि Yes. किसी को कोई पार्ट वो डिवाइड वो क्या कहते हैं फंक्शन डिसाइड हो रखा है यस, कि अगर ये फाइबर्स इस अलाइनमेंट में बने ना तो ये मूवमेंट ही उसी अलाइनमेंट में करेंगे। अगर आपने अलाइनमेंट चेंज करी ना तो जैसे स्टर्नोकॉस्टल सर्जरी है ना, वो मसल के फाइबर्स की अलाइनमेंट है, वो ओन बोन के ऊपर और उस जो स्ट्रक्चर ऊपर उसके ऊपर। तो इस हिसाब से स्टर्नल हमारा ये होता है सेंटर बोन जो होती है, और कोस्टल एरिया हमारा ये होता है इंटरनल कोस्टल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। ठीक है। तो उस हिसाब से ये नाम ऐसे डिवाइड किए जाते हैं कि इंसर्शन कहाँ से Yes, ओरिजिन कहाँ yes. से। साले इतने कॉम्प्लेक्स नाम रखते हैं, सेम बोलना ही मुश्किल है। सेम गोज टू अगर हम देखें बैक में, हाँ अब एक मसल फाइबर है लेट्स, हाँ, मसल है लेट्स, राइट। लोगों को लगता है कि अगर सिर्फ हम ये मूवमेंट ट्रेन ऊपर से करें नीचे, लेट्स हाँ। ट्रेन हो गया। अगर आप लेट्स के नोट में देखो, अगर आप गूगल पे जाके लेट्स डालो और नोट मसल में डालो, सर्च करो, हाँ। आप देखो उस वो मसल लेट्स कहाँ कहाँ जा रहा है। अरे यार मैंने देखा उस दिन, क्योंकि मेरा ना बहुत पुलअप्स ठोकने का बड़ा शौक है। यस, मैं पुलअप ठोकता रहता हूँ दिन भर, यहाँ से लेके यहाँ तक लैट्स है, मतलब इतना सा दिखाते हैं, हाँ, लेकिन जो आपको अंदर की तरफ ऊपर ये तक। पूरा अंदर की तरफ जा रहा है। तो जब आप मतलब कुछ भी पुल का कुछ भी आप कर रहे हैं, हाँ, engage आपका होंगे। जैसे हमने कहा एंगेज हो रहा है वो। यस। बिल्कुल। तो मतलब मोटा मोटा ये है कॉन्सेप्ट कि एक मसल है, आपने उसके नोट में देखी, आपने उसका डिवीजन देखा कैसा कैसा है, वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप उसको अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेन करो, राइट। जरूरी थोड़ी है कि अगर आप लेट्स ट्रेन कर रहे हो तो आप सिर्फ वर्टिकल पुल Vertical करो, pull करो। आप हॉरिजॉन्टल पुल भी करो, बिल्कुल बिल्कुल। राइट। सेम गोज टू अलग मसल है, जैसे मिड बैक हो गया, ट्रैप्स हो गया। ट्रैप्स में क्या है, पार्ट है, Fiber, अपर हाँ। ट्रैप्स, मिड ट्रैप्स, लोअर ट्रैप्स। लोअर ट्रैप्स। आप उसको कैसे कैसे ट्रेन कर रहे हो, आपने स्ट्रक्स कर लिया, आप ये नहीं कह सकते ना आप कि ट्रैप्स कर लिया, आपने train पूरी हो बैक गया। नहीं करी, ट्रैप्स ट्रेन कर रहे हो तो आपको यस, सीटेड रो भी करने यस, पड़ेंगे। यस। तो ऐसा ऐसा चलता है मसल। ठीक है। तो एक्सरसाइज का फिर कितने मतलब 3 से 4 एक्सरसाइज? 3 से 4 एक्सरसाइज इनफ है मेरे अकॉर्डिंग। बट मेन जो कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, लोग सोचते हैं कि हमको ना जब तक हम जिम में आए, अगर हम सिंगल मसल पार्ट ट्रेन कर रहे हैं, डबल मसल पार्ट ट्रेन कर रहे हैं, तो हमको ना जब तक 20-25 सेट ना कर देना तब तक मजा नहीं आएगा। आपको ये समझ पड़ेगा, अगर 20 सेट के बाद भी जिम में खड़े हो ना तो आपने टाइम वेस्ट करा है। हाँ 20 सेट, हम तो मैक्सिमम मतलब 12 सेट से ऊपर तो हम जाते ही नहीं है। नहीं मैक्सिमम सॉरी 12 सेट नहीं, 12 नहीं, एक्सरसाइजेस, 30 हाँ। नहीं हम चले आते हैं 30 सेट तक। 30 टोटल सेट तक टोटल चले, हाँ नंबर ऑफ टोटल वो है, टोटल, हाँ टोटल सिंगल नंबर, एक्सरसाइज के थोड़ी करते सिंगल हैं। एक्सरसाइज के नहीं। आप अलग अलग फिर उसमें variation है अलग ना, उसमें हमने अलग अलग मसल है ना। पुश करा, फिर इंक्लाइन पे Yes. किया, फिर हमने वो डिप्स करे। एक चीज और मैंने बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ी अभी, और इस बंदे को सुना, वो कह रहा था लेग्स को लेके, और आप देखेंगे कि बहुत लोग, पहले क्या होता था, बहुत लोग आके अपर बॉडी पे वर्क करते थे, Yes. लेग्स पे नहीं करते थे। अब वो बदल गया है, जो मैं देख रहा हूँ, बहुत हद तक देख रहा हूँ, स्पेशली लड़कियों को और लड़कों को भी अब मैं देख रहा मेटा हूँ। चेंज हो गया। हाँ चेंज हो, अब सारा लेग्स ही ठोकते रहते हैं, हर दूसरे दिन स्क्वाट ठोकते रहेंगे, या मतलब वही करते रहेंगे, ठीक है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्पीच सुनी मैंने इस बंदे से कि भैया देखो, लेग्स जो आपकी है, लेग्स बनी है आपकी एंड्योरेंस के लिए, हाँ ठीक है। बहुत सही बात है। और पहले भी अगर आप देखोगे, हंटर गैदरर जो लाइफस्टाइल थी हमारी, हम या तो हम किसी चीज के पीछे भाग रहे होते थे या किसी चीज से भाग रहे होते थे। हाँ। तो हमारी जो लेग्स बनी थी वो बनी है बल्क अप होने के लिए हाँ, नहीं है। बल्क उठाने के लिए नहीं, वो बनी है एंड्योरेंस के लिए। Yes. इससे आपको लॉन्ग रन तो ये बंदा बड़ा एक, इसने बड़ा, और मैंने इसका ट्राई किया, मैं जो सुनता हूँ ना, वो मेरे को लगता है कि हाँ दिस इज मेकिंग सेंस, हाँ तो मैं फिर उसको पहले ट्राई करता हूँ, फॉलो। बिल्कुल। तो मैंने अभी करीबन 1.5 महीने पहले इसका ये शुरू कर दिया, मैंने यार ये ट्राई करते हैं। वो क्या कहता है कि यार देखो, अगर तुम्हारा 1 RM जो भी है, तुम उसका 50% ले लो, हाँ नंबर ऑफ ठीक है? रेप्स बढ़ाओ। और भैया तुम 50 रेप ठोक दो, बिल्कुल 50 ठोक सकते हो, 50 ठोक दो, बस खत्म। स्क्वाट करिए ना तुमने, तो अपने 1 RM का 50% लेके 50 रेप मारो, एक साथ मारो, या जितनी मार सकते हो उतनी जैसे मारो। एक आइडिया के लिए अगर 100 किलो उठा सकते हो तो 50 किलो के 50 किलो के तुम फिर देखो Maximum कितने rep, उठा, हाँ। मैक्सिमम रेप कितने निकाल सकते हो, निकाल लो, ठीक है। और फिर उसके 3 या 4 सेट मार लो अगर चाहो तो, लेकिन तुम्हारी एक सेट में ही बराबर हो जाए। मैंने जब से ये करना शुरू करा, मैंने क्या करा कि मैंने उसका 50% नहीं लिया, मैंने उसका थोड़ा सा, मतलब आई वुड से कि थोड़ा सा ज्यादा लेके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 50-60% हाँ शायद 50-60% लेके, लेकिन मैंने रेप्स ड्रास्टिकली इंक्रीज कर दी एक बार शुरू, लास्ट 2 मंथ्स को। मैंने क्या करा कि
भैया 40 केजी लिया और रेप्स मैंने 40 से 50 केजी लेके रेप्स कर ली 20 20 रेप 5 सेट, ठीक है। और उससे इतना फर्क पड़ा है, इतना फर्क पड़ा है, नीज के ऊपर प्रेशर नहीं आ रहा, फॉर्म ठीक है, नीचे पूरा ग्रास टू एस टू ग्रास पूरा बैठ रहे हो, ठीक है, उठ रहे हो, बहुत फर्क पड़ा। जब से लेग्स को एंड्योरेंस के लिए ट्रेन करना शुरू करें ना, वेट्स को भी लेके, अलग बात है, डेफिनेशन बढ़ी है, स्ट्रेंथ भी बढ़ी है, बिल्कुल कैपेबिलिटी टू इंक्रीज टू लिफ्ट मोर हैज आल्सो इंक्रीज्ड। ओके, तो इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि ये फर्क यहाँ भी फर्क पड़ता है कि आपके मसल फाइबर किस टाइप के। मसल फाइबर बेसिकली बॉडी टाइप के हिसाब से डिसाइड होता है कि स्लो ट्विच है, फास्ट ट्विच है, या फास्ट ट्विच में टाइप 2 है, टाइप 2B है। इससे बहुत बेटर करता है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है, लेट से आप 50 रेप्स कर रहे हो और आपको बहुत बेटर फील हो रहा है, क्या पता आपकी बॉडी में टाइप 2 मसल फाइबर स्लो ट्विच ज्यादा है, तो आपको आप 50 रेप्स कर रहे हो। लेकिन वो ज्यादा जेनेटिक्स की वजह से तो है नहीं, वो इसलिए होंगे क्योंकि आपने ट्रेनिंग उस किस्म की करी हो। नहीं जेनेटिक्स की वजह से होता है। अच्छा, बॉडी टाइप होती है, 3 टाइप की बॉडी टाइप होती है। यस, उसमें क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी में ना, अगर आप देखो कि लेट से उसेन बोल्ट को लेते हैं हम, उसेन बोल्ट एक मैराथन जीत सकता कभी, बट उसेन बोल्ट कोई स्प्रिंटिंग भी नहीं आ सकता। अपने प्राइम की बात कर रहा हूँ, जब अपने प्राइम में था, अच्छा राइट। तो ये होता है कि सेम गोज टू एक बॉडी बिल्डर है, वो मैराथन नहीं बन सकता, नहीं बन, ये जेनेटिक्स है। हाँ। अगर किसी के जेनेटिक वेट लिफ्टिंग वाले हैं और वो कोई और स्पोर्ट करेगा तो नहीं कर तो पाएगा। फिर वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, हाँ। उसको बंद कर देना चाहिए। जैसे चाइना में होता है ना, हम बात नहीं कर रहे थे, Yes, सॉरी yes. मैं रोक रहा हूँ बीच में आपको। जैसे वो वहाँ पे बच्चों को बचपन से देखते हैं कि बच्चे की क्या कंडीशनिंग है, क्या उसके मसल फाइबर है, किस टाइप की उसकी बॉडी टाइप है, उस हिसाब से उसको वो स्पोर्ट दे देते हैं। चाइना में ऐसा करते हैं। बताओ, स्कूल टाइम पे बच्चा 4 साल का है तो सोचो कितना बेटर होगा ओलंपिक स्पोर्ट्स में। वो उसको टेस्ट करवाते हैं कि आप यहाँ से यहाँ जंप करो, और ये देखते हैं कि ये हिप डोमिनेंट है, कॉर डोमिनेंट है। हाँ, अब उन्होंने देख लिया कि इस बच्चे के अंदर ये कैपेबिलिटी और ये है, नेचुरल है। अब ये उस स्पोर्ट्स में वो जाएगा, जब उस स्पोर्ट्स में जाएगा गोल्ड लाएगा, अपने आप ही अच्छा करेगा। हमारे इंडिया में ऐसे नहीं कि चल भाई शूटिंग खेलनी है, चल शूटिंग खेल। हमारे इंडिया में तो ऐसा कि मंत्री जी बस फोन घुमा दो जरा, हमारा निशाना जरा लगता नहीं है, लेकिन ओलंपिक्स में हम जाके जरूर कुछ कमाल करेंगे। और ये रीजन है कि हमारे मेडल्स ऑफ कोर्स नहीं आते इतने। हाँ, तो एक तो रीजन, हाँ ऑफ कोर्स ये एक बहुत बड़ा रीजन है, बट दूसरा रीजन ये भी है कि यार यहाँ पे स्पोर्ट्स का भी कल्चर बना नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर कोचेस नहीं है, मेन ये मेन ठीक है, डाइट नहीं है, इतनी सारी चीजें हैं जो एक एथलीट को उस 1% के अंदर लेके आती है। वो सिर्फ ये नहीं है कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है, या डाइट कैसी है, बचपन से डाइट कैसी है, ठीक है, किस किस्म के संगति में आप रहे हैं, आपके कोचेस कौन है। हमारे कोचेस देख लीजिए आप। अब आप मेरे को एक चीज बताइए, जहां पे खून के अंदर पॉलिटिक्स घुलाओ, हाँ, समझ रहे हैं आप। अब आप वो सुशील कुमार को देख लीजिए, वो रेसलर था जो कितना ब्राइट फ्यूचर था, ठीक है, पीक पे पहुंचा, पीक पे पहुंचने के बाद क्या चाहा उसने कि मैं ये सारा कुछ कंट्रोल करूं। क्यों भाई, क्यों? तूने अचीव कर लिया, अब तू लोगों को गाइड कर, उनको सिखा और आगे लेके जा, तेरा नाम और बढ़ता, है ना। पॉलिटिक्स हमारे देश के अंदर जो है ना, कॉलेज में आप चले जाओ, DU या किसी भी यहाँ चले जाओ, क्या है वहाँ, पढ़ाई कम और पॉलिटिक्स ज्यादा, ठीक है। स्पोर्ट्स के अंदर घुस जाओ, पॉलिटिक्स ही, इतने सारे बच्चे हैं जो इतने केपेबल हैं, लेकिन उनको कभी मौका ही नहीं मिलता। अब आप लोग देख लीजिए, ठीक है, मैं देखता हूँ कि जिम में जाओ तो बहुत कम कोचेस मिलेंगे जिनके पास नॉलेज है या केपेबल है वो कुछ करने के, ठीक है। जो है उनको मौका नहीं मिलता, उनको मौका ही नहीं मिलता, या उनको दबाया जाता है। हमारे देश में प्रॉब्लम यह है कि भैया आगे किसी को बढ़ने नहीं देना, चाहे तुम्हें कुछ पता हो या ना पता हो, तुम्हारे पास कनेक्शन है और पैसा है, तुम आगे बढ़ जाओगे। तो एक स्तर से हम, ये भी एक बहुत जरूरी चीज है मोहित, और हमारे पॉडकास्ट के द्वारा हम भी ये चाह रहे हैं कि हम इस प्रकार की कम्युनिटी बनाए जहाँ पे भैया नॉलेजेबल लोग, प्रैक्टिशनर्स, जिनने खुद भी करा हो, जिनको प्रॉपर नॉलेज हो, वो इकट्ठा होके जितने ज्यादा लोगों को गाइड कर सके प्रॉपरली, ठीक है। और हम ये चीज ऑफ कोर्स हर कोई चाहता है वो पैसा कमाए, लेकिन हमारा मेन मोटो
यहाँ पे ये नहीं है कि भैया हम लोगों की जेब से पैसे लें, पैसे लें, ठीक है। राइट। हमारा मेन मोटो ये है कि हम लोगों को रिजल्ट्स दें, यस या उनको, और हम ये भी नहीं कह रहे कि हम सारी चीजें सही कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं बहुत सारी चीजें हमारी हो सकता है कि आप लोग बोले कि यार ये गलत है, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन गलत क्यों है ये भी, आप अगर कोई कह रहा है गलत है तो क्यों गलत है आप बताइए। आपने कुछ करा है ऐसा जो अलग है, जिसने और आपको क्या। अलग रिजल्ट दिया है या आपको अलग फीलिंग दी है, तो हम मान सकते हैं। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि हर बॉडी, ठीक है, अलग है, उनकी एक्सरसाइज का उसके ऊपर असर पड़ता है। यस लेकिन बॉडी से ज्यादा मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जो जो खेल है इसमें वो है दिमाग का, माइंडसेट। यस माइंडसेट का। और माइंडसेट एक ऐसी चीज है जो जेनेटिकली आपके दिमाग नहीं आएगी, ठीक है। वो जेनेटिक्स उसमें है नहीं ऐसा कुछ, जहां तक मेरे को लगता है, नहीं सही ठीक कह है। रहे हो आप। माइंडसेट एक ऐसी चीज है जो आपको खुद यस डेवलप करनी पड़ेगी, और माइंडसेट डेवलप करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन शुरुआत जरूर करनी पड़ेगी। बिल्कुल। जैसे कि हम ये सैटरडेज को वर्कआउट करते हैं, हम्म। एवरी मॉर्निंग फ्री वर्कआउट है, हम और किसी से क्या। कुछ पैसे तो ले नहीं रहे, हम तो हम्म। लोगों को बोल रहे हैं आके जुड़िए ज्वाइन और कीजिए। आके हमारे साथ वर्कआउट करिए, ठीक है। लेकिन इसमें दो चीजें हैं, जैसे ही पहले किसी ने सुन लिया फ्री, वो बोलेगा यार साला कुछ है इसके अंदर, हाँ। कुछ झोल है, कुछ झोल फ्री है। में क्यों कर रहे हैं, हाँ। ठीक है। क्या चाहिए हाँ, इनको। और दूसरा, क्योंकि मैंने पैसे नहीं दिए तो कल हफ्ते फिर जा हाँ, सकता हूँ, यस टाल सकते फिर हैं टाल सकते हैं। क्योंकि वो वैल्यू नहीं है ना हाँ, उसके। वैल्यू नहीं है। और तीसरी चीज कि भैया मोटिवेशन ही नहीं है, इतने ज्यादा एक्सक्यूजेस हैं हर चीज के लिए। मोटिवेशन तो सर देखो स्टार्ट करेंगे जैसे हमने स्टार्ट किया था, धीरे धीरे जब लोग लगे जो वर्कआउट कर रहे हैं, और वो खुद से आ जाते हैं। बताओ आज वो हमसे पहले आ रखे थे, तो उनके मोटिवेशन अंदर तो मोटिवेशन है ना, हाँ। उनको अचीव करना है कुछ। तो माइंडसेट को लेके सचिन, जो आप क्लाइंट आता है, हाँ, वो आप तो ये तो देखते होगे कि भैया इसकी फिजिक कैसी है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी हेल्थ कंडीशंस क्या है, ठीक है। माइंडसेट को लेके कोच को, जैसे आप भी कोच हैं, आप भी कोच हैं, आप कैसे बदलाव, और उसमें प्रॉब्लम ये भी है कि मैं बोलना चाहूंगा कि यार आप, क्योंकि वो क्लाइंट है, आप ज्यादा उसको मैनिपुलेट भी नहीं कर हाँ। सकते, आप प्रेशर नहीं कर सकते कि Yes. भैया अपनी सोच को ऐसे बदलो। Right. तो इनडायरेक्टली कुछ ऐसे तरीके जो आप यूज कर सकते हैं, या आप क्लाइंट्स को कुछ ऐसे सुझाव दीजिए सुनने वालों को जो वो यूज कर सके। ओके तो सबसे पहले ना माइंडसेट से सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि उसका इन्वायरमेंट। अगर वो कोई ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ लोग हफ्ते में 3 शराब पीते हैं, उसका माइंडसेट वहाँ वहाँ जाएगा। तो हमारा प्राइमरी गोल उसका सर्कल जो उसका जो सर्कल है ना वो चेंज करना है, बट हम डायरेक्टली नहीं कह सकते। समटाइम्स क्या होता है, फ्रेंड्स होते हैं, हम क्लोज रियलाइज करा सकते हैं, रिलेटिव होते हैं, लेट से हमें उसको रियलाइज करवाना है, तो हम डायरेक्टली बोलेंगे तो क्या पता वो बुरा, हाँ, उसको बुरा लगे। गलत है। बट एक हम ब्लड टेस्ट करवा देंगे, रियलिटी सामने आएगी, सर आपका एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ गया, डॉक्टर ने बोल दिया तो हो डॉक्टर गया। ने बोल दिया। हाँ, अब सही जब कह रहे हैं, थ्रेट लाइफ पे बात आ गई तब तो इंसान तो भगवान से लड़ जाएगा, सही कह रहे हो। तो वो तो फिर भी दोस्त यार है, तो वो कहेगा हाँ ठीक है भाई अब हेल्थ पे बात आ रही है मेरी, राइट। दूसरा ये है कि माइंडसेट चेंज करने के लिए ना हम किसी को सिर्फ राह दिखा सकते हैं, हम किसी को थोप नहीं सकते कि सर आपको बिल्कुल। फॉलो करना ही करना है। बिल्कुल। तो हम धीरे धीरे ड्यूरिंग सेशन कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आते थोड़ा रहते बहुत हैं। कुछ उनको कोई कोट या कुछ ऐसा एग्जाम्पल सेट दिखाएं। लेट से कि जैसे आप जिम में आते थे सर, मेरे क्लाइंट है, मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मानिक सर है, मानिक सर इतना अच्छा एक्सरसाइज करते हैं, इतनी वेल बैलेंस डाइट लेते हैं, इतना हार्डकोर एक्सरसाइज करते हैं, तब जाके उनकी बॉडी इतनी लीन और इतनी एस्थेटिक है, राइट। ये हम लाइव एग्जांपल दे रहे हैं, ये मोटिवेशन दे रहे ये हैं, मोटिवेशन आ रही है। तो जब मोटिवेशन दे रहे हैं तो वो कहेगा भाई मेरे को ऐसा बनना है, ये कर रहे हैं मैं क्यों नहीं कर सकता, राइट। तो ऐसा माइंडसेट धीरे धीरे चेंज कर सकते हैं, और माइंडसेट कभी एक दिन में चेंज नहीं होगा। हाँ, सही कह रहे हो। एक दिन में माइंडसेट चेंज होता है तो बंदा अगले दिन से ही डाइट फॉलो कर रहा होता है, बिल्कुल, फिर तो सिद्ध पुरुष हो जाएगा बस। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना Yes. काफी है। अगले हफ्ते सचिन और मोहित, मेरे ख्याल से हम टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में बात TRT पे करेंगे, बात करेंगे, और मे भी शायद हमारे पास साथ एक नए गेस्ट भी होंगे। हाँ, Yes. शायद हमारे साथ एक और एडिशनल गेस्ट भी हों। और इस टीआरटी को लेके मैं छोटी सी बात बोलूँगा मैं, भैया, जैसे टेस्टोस्टेरोन एक ऐसी चीज़ है, स्पेशली आदमियों के लिए, जो बहुत ज़रूरी है। Yes. और
25 या 28 साल की बात की उम्र के बाद वो डिप्लीट मेरे ख्याल से उससे भी पहले 18 या 19 साल से वो स्लोली डिप्लीट होनी शुरू होती है। जब तक हम 40 साल के होते हैं वो डिप्लीशन उससे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हेल्थ रिलेटेड टेस्टोस्टेरोन से, लो एनर्जी लेवल, बिल्कुल ठीक है, एरेक्टाइल डिसफंक्शन, यस ठीक है, 40% से ज्यादा लोग हमारे देश में 40, अभी ये तो बता रहे हैं मेरे ख्याल कितने से क्या पता ज्यादा है 55 या 60%, Yes, 40 से yes, ऊपर क्या कहते हैं इसको, नपुंसक नापुंसक, ठीक है। और आप देखेंगे जगह जगह जब आप रोड पे चल रहे हैं गुप्त रोगी संपर्क गुप्त, करें देखेंगे क्यों हो रहा है ये, Yes, क्यों yes. हो रहा है ठीक है, लो क्यों? टेस्टोस्टेरोन लेवल और Yes. लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन लेवल आपकी सेक्स लाइफ ही नहीं पर आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर आपकी एनर्जी लेवल्स, आप कैसे दिखते हैं, Yes. आपके सर पे कितने बाल हैं, आप अपने बच्चों के साथ कितना एक्टिव रह Active सकते रहते हैं, right. और बहुत सारी चीजें हैं टेस्टोस्टेरोन को लेके। तो ये एक बहुत मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके Yes. बारे में स्पेशली मेल हेल्थ को लेके, क्योंकि फीमेल हेल्थ को लेके बहुत बातें Yes. होती है बहुत बट बात। मेल हेल्थ को लेके कोई नहीं सोच रहा बहुत कम लोग हम आदमियों के बारे में सोचते हैं। हम Yes. आदमियों को अपने बारे में अपने बारे में सोचना खुद पड़ेगा, सोचना और पड़ेगा। कुछ मेरे ख्याल से अगले हफ्ते इस विषय में बात जरूरी करें है कि हम बिल्कुल बात करें और समझें इसको मैस्कुलिनिटी के बारे में। Yes. क्योंकि क्या हो गया है कि आज की डेट में अम, एक आदमी अगर एक आदमी है हम्म तो उसको बहुत उल्टी नजर से देखा जाता है, Yes. ठीक है। अगर वो मैस्कुलिन है या वो उसको कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स पसंद है या तो उसको देखा जाता है यार, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार ये तो एक्सट्रीम है, हम्म ठीक है। तो और हम बच्चों के अंदर भी, अपने बच्चों के अंदर भी वही चीजें आजकल ब्रीड कर रहे हैं। बिल्कुल एक आदमी एग्रेसिव, मेन बाय नेचर एग्रेसिव होते हैं, Yes. ठीक है। मेन बाय नेचर उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है, ज्यादा होता है ज्यादा होता है। तो इन चीजों को लेके अगले हफ्ते इन मुद्दों को लेके हम बात करेंगे। और मैं सबको सुनने वालों को फिर बताना चाहूँगा कि ये पॉडकास्ट स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, और अब इसके वीडियो भी आप हमारे खूबसूरत चेहरे यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं। थैंक यू। Thank you, थैंक sir. यू